सबके पासवर्ड बाहर हैं। अरे हैं बाहर, मैं किसी रीज़न से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोले कि साहब फ़ोन चोरी होता है और यूपीआई से पैसे निकल जाते हैं। फ़ोन चोरी हुआ तो यूपीआई से पैसे कैसे निकल जाते हैं? बोले नहीं निकल जाते, हमने डेटा मंगाया एनपीसीआई से, तो उसमें लॉग में भी है कि हाँ भाई निकला है। और वो इतना क्विक हुआ है कि फ़ोन चोरी हुआ है, 15 मिनट 20 मिनट में पैसे निकल गए। जब आईफोन बंद भी है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। कहता है सर वो मैंने एक आईफोन खरीदा था, उसके बाद मुझे पुलिस का फ़ोन आ गया कि तो चोरी का है, सबमिट कीजिए। जब ऐसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो डिवाइस पर, पहली चीज़ जो आपके डिवाइस से बाहर जाती है वो जाती है आपका आईपी एड्रेस, और आईपी एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। जब मैं किसी क्रिमिनल को ट्रैक करता हूँ तो क्या चाहिए मुझे? आईपी तो चाहिए उसका। बिल्कुल मैं बात करता हूँ हैकिंग के उस हिस्से की जो इंसानी दिमाग हैक करता है। अब आप 12 कैरेक्टर बना लो या 15 कैरेक्टर बना लो या 20 कैरेक्टर बना लो या 22 कैरेक्टर बना लो पासवर्ड, यदि मुझे आपके थ्रू ही निकाल लेना है उसको तो मैं निकाल लूँगा। हर एप्लीकेशन के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो उसका एक चेहरा है सोशल नेटवर्किंग, पर सिर्फ वही थोड़ी ना है। हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, कुछ तो सच्चाई होती है कि जब वो सुपर पावर चाहेगी तो सब हो सकता है। एक आर्मी ऑपरेशन हुआ इंडोनेशिया बॉर्डर पर कहीं, उसमें कुछ 350 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए, तो मोस्ट ऑफ देम वर यूजिंग स्टारलिंक। जैसे डिस्टिलर्स के केसेस हैं, मुझे लगता है आफ्टर दिस ऑपरेशन काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्टिलर्स के केसेस थे वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। मैंने एक म्यूल अकाउंट क्रिएट किया, आपके अकाउंट से पैसा उस म्यूल अकाउंट में डाल दिया। म्यूल अकाउंट है ऐसे बंदे का जिसको पता नहीं कि उसके नाम पे अकाउंट चल रहा है, ठीक है। उससे मैंने गिफ्ट कार्ड खरीद लिया और गिफ्ट कार्ड ने टेलीग्राम पर रोमानिया में किसी को बेच दिया। अब करो ट्रैक। डार्क वेब पर वो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो जिनका टिकट साइज़ बहुत हाई है। यहाँ पर एक बंदा खेल चला रहा होता 500 करोड़ का, एक बंदा अकेले, मतलब या 1000 करोड़ का। पहले डार्क वेब पर आप सर्च लिंक्स के थ्रू उन फोरम्स तक पहुँचते हो, ओके, फिर उन फोरम्स का पार्ट बनते हो। उसके बाद आप लेवल क्रॉस करते हो जिसमें आपको डीपर इंसाइट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एग्जाम पेपर्स, कॉम्पिटिटिव टेस्ट के जो यूपीएससी वगैरह, नीट या फिर दूसरे भी क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी डार्क वेब में मिलता है क्या? उसका जवाब था जब मैंने गोली मारी तो एक इतनी तेज आवाज़ हुई, जो ब्लड निकला वो तो अलग है, लेकिन जो आवाज़ इतनी तेज हुई कि मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेजर हुआ। उसका जवाब था। और बोले मैं बाहर गया हूँ और उस प्लेजर को दोबारा लेने के लिए मैं अंदर आया, मैंने दूसरी गोली मारी। सच्चाई इंसान की बहुत अलग है, वही डार्क वेब पर खुल जाती है क्योंकि वहाँ पर आपको लगता है कोई देख नहीं रहा। 90s में 9 साल ईरान इराक का युद्ध चला था, तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? सर यूएस सपोर्ट कर रहा था। ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? इजराइल वाज सपोर्टिंग फुल्ली ईरान, फिर ऑल आर्म्स जो भी था। लेकिन जब इजराइल ईरान को आर्म दे रहा था तो इजराइल आर्म्स ले कहाँ से रहा था? यूएस से। तब आपको लगेगा कि यार ये तो खेल ही कुछ और है। सरप्राइज ये है कि हम जिसने हमारा सिमुलेशन क्रिएट किया है वो भी सिमुलेशन में रह रहा है और उसने जो क्रिएट किया वो भी सिमुलेशन में है। देयर कुड बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिमुलेशंस। हम नहीं पता हम कौन से लेयर पे बैठे हैं और हम फिर एक सिमुलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे सोच के परे है और हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज में अब हम 27 एपिसोड में पहुंच गए और आज फिर से मेरे साथ है हमेशा की तरह मेरे से हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। अमित सर वेलकम। थैंक यू सो मच याज भाई। कैसे हैं आप? 27वें जन्मदिन की बधाई। बिल्कुल बढ़िया। अमित सर अभी मैं एक चीज बताऊं आपको जी। इससे पहले कि आप सवाल पूछे जैसे कि अभी मैं लगातार बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ और सारे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स के संग, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यहाँ आता है। ओके हमारे लिए सर ये बड़ा इसके 2 कारण। पहला कि हम कुछ नया डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बाकी पॉडकास्ट सीरीज में प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जानबूझ के कुछ चीज़ें रिपीट करनी होती हैं क्योंकि पहली बार कर रहे हो तो उनकी ऑडियंस को पता नहीं वो चीज़ें पता हैं कि नहीं। तो यहाँ एक नए फ्रेश माइंड से हम कुछ होमवर्क करके आते हैं, तो थैंक्स टू यू, क्योंकि अदरवाइज एक स्पीकर एक पॉडकास्ट चैनल पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आ सकता, बट हमारे ख्याल से बिकॉज ऑफ ऑडियंस एंड यू कि हम लोग कर रहे हैं और हर बार कुछ नया कुछ नया आता है और प्लस कमेंट्स भी नए नए आते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन लेके आया था। बेसिकली मेरे पास फ़ोन भी, उसमें क्वेश्चन भी मैंने ये लिया था कि एक पॉडकास्ट आपने की थी, मैंने भी चेक करी, वो आपने लिंक जो भेजा उसमें एक कमेंट था, तो उसमें लिखा हुआ था यही जो आपने बोला है कि इफ़ यू सर्च अमित दुबे सेम स्टोरी फ्रॉम पास्ट 1 year, नो डिफरेंस एट ऑल, जस्ट डिफरेंट होस्ट एंड चैनल्स नेम। नहीं ऐसा नहीं है, मैं एक स्टोरी मजबूर हूँ सुनाने के लिए और एक स्टोरी नहीं, कुछ 4-5 स्टोरीज हैं जो मैं, क्योंकि 1 घंटे में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं, बट यदि उसको वाकई अमित दुबे
से कुछ सीखना है तो मेरे ख्याल से हमने जो 27 पॉडकास्ट किए हैं वो कवर कर ले, उसमें हमने रिपीट नहीं किया और हमने उसमें कम से कम नहीं तो 40-50 स्टोरीज डिस्कस की होंगी। 160 स्टोरीज तो भी रिकॉर्डेड हैं जो रेडियो पे मैंने सुनाई, वो हर पॉडकास्ट चैनल्स पे जो ऑडियो पॉडकास्ट है, लिसन नोट्स, अमेजॉन, एलेक्सा, गाना.com जो भी हैं उसमें हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन क्या होता है कि समय के संग साइबर क्राइम इवॉल्व करता है, तो उस 160 में कई सारी आपको ऐसे लगे कि अब नहीं हो सकता वो क्राइम, जैसे FD फ्रॉड होता था, अब शायद नहीं हो सकता कि चीज़ें फिक्स हो गई है, तो वो स्टोरी की रिलेवेंस अब कंटेम्प्रेरी नहीं होती है, उस समय उतनी थी। ऐसे बहुत सारे जो तरीके हमने बताए OTP चुराने के अब फिक्स हो गए, तो अब मैं बार बार उनको नहीं कर सकता, तो कुछ बचते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, वो तो रिपीट हो जाते हैं क्योंकि वो उनकी रेलेवेंस आज भी है, पर जो रेलेवेंट नहीं है वो धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर कुछ नया आ जाता है। तो पहले तो ये है कि आप बाकी सारे पॉडकास्ट देख रहे हैं तो फिर ये भी 27 देख लो। बिल्कुल क्योंकि आप बाकी सारे ढूंढ के कह रहे हैं कि एक ही तरह की कहानियां हैं, लेकिन इसमें सब अलग मिलेगा आपको। और उधर मजबूरी है क्योंकि आप जब एक बड़े पॉडकास्ट चैनल पर जाते हो जिसमें कि 10-15 मिलियन फॉलोअर हैं, तो फिर आप ड्राइव करते हो सामने वाले के थ्रू। बिल्कुल, यहाँ हमारी फ्रीडम है, यहाँ मैं वही डिस्कस करूँगा जो हम अयाज बैठ के नया प्रस्तुत करना चाहते, पर वहाँ पर हम पहली बार गए तो वो कहेगा कि सर मैं तो ये पूछूंगा, तो मैं कहता पूछ ले भाई, बिल्कुल, बिकॉज इट्स योर चैनल, आई कांट फोर्स यू। मैं थोड़ा नया ला पाता हूँ जो मैं कोशिश करता हूँ, ये मेरी एक दिक्कत होती है। इसलिए फिर से डिपेंड करता है कि होस्ट कौन है और वो किस तरीके से सवाल पूछ रहा है। क्योंकि अगर वो एक ही तरीके से सवाल करेगा तो जवाब तो उसी तरीके के होंगे। कई होस्ट है ऐसे भी होते हैं जो एरोगेंट होते हैं। अच्छा, तो अब मैं मजे ले रहा होता हूँ क्योंकि होता क्या है कि सर नाम बताने किसी का देखिए उसमें कमेंट भी मिल जाएगा लोगों ने बोल दिया, मैं तो बोला नहीं, पर जब मैंने देखे तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व किया। बट दैट्स ओके, कैमरे पे छुपता नहीं। देखिए मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं शायद एक बार बड़ा अच्छा दिखने की कोशिश कर सकता हूँ या हम्बल दिखने की कोशिश कर सकता हूँ, पर इफ़ आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड तो वो छुपता नहीं है। बिल्कुल, कैमरा बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब असली अमित दुबे आ जाएगा सामने कल, आज नहीं तो कहीं ना कहीं हरकत कर जाएगा ना वो कि यार ये तो ऐसा ही है। तो जिसको जानना ही है वो जानता है क्योंकि वो मेरे को लंबे समय से सुन रहा है वो। लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे होते हैं, कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि वो बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब कोई चीज़ बोलता हूँ तो बहुत कन्विक्शन के संग बोलता हूँ, और कन्विक्शन लोगों को पसंद नहीं क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि नॉलेज हमें ईगो देता है, और हम सामने वाला यदि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के संग कोई चीज़ बोल रहा है, हम इस बारे में सोचने की बजाय कि उसने कितना रिसर्च और एफर्ट लगा के वो चीज़ अचीव की है, कन्विक्शन जिसको बोल रहे हैं, मैं जो बिलीफ सिस्टम लेके चल रहा हूँ उसको ऑफेंड कर लेता हूँ। बिल्कुल, यार ये ऐसे कैसे, ये वाला हो जाता है। तो मेरा पर्पज़ वो नहीं है। मेरा पर्पज़ ये कि जब मैंने इसे एक लाइन में बोलता हूँ हमेशा कि दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको पता है, तो उन्होंने ऐसे कैसे सर, सबके पासवर्ड बाहर है। तो मैं दूसरी लाइन बोलता हूँ भाई 1600 करोड़ पासवर्ड अभी लीक हुए थे, तो हुए थे ना, सबके बाहर थे। तो फिर तो अलग अलग लॉजिक देते हैं कि लोग हम 10 कैरेक्टर का लगा लें, 12 कैरेक्टर, तो हैक नहीं हो सकता। प्रॉब्लम हैकिंग की है ही नहीं। मैं जो बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन हैकिंग और हैकर्स। मैं सोशल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं बात करता हूँ हैकिंग के उस हिस्से की जो इंसानी दिमाग हैक करता है, टेक्नोलॉजी को नहीं। अब आप 12 कैरेक्टर बना लो या 15 कैरेक्टर बना लो या 20 कैरेक्टर बना लो या 22 कैरेक्टर बना लो पासवर्ड, यदि मुझे आपके थ्रू ही निकाल लेना है उसको तो मैं निकाल लूंगा। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम वहाँ है तो आपके ऑटो फिल में ही सेव्ड कहीं। बिल्कुल, मैं एक लिंक क्लिक करा के कोई गेम करा के निकालूंगा या कुछ फिशिंग करके, तो आप एडमेंट ना हो जाए कि नहीं साहब ने 22 कैरेक्टर बना लिया तो अब तो मोस्ट सेफ है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा सेफ होता तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैक नहीं होती। सो फंडामेंटल पे फोकस हम करना चाह रहे हैं। पर मैं देखा लोगों ने वीडियो बनाए, यानी एक तो इस पे बनाया कि साहब आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि सबके पासवर्ड बाहर हैं। अरे हैं बाहर मैं किसी रीज़न से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, डार्क वेब पे जाइए आप देखिए। दूसरा एक दो और चीज़ें उन्होंने बोली, अब मैं आएंगे आज तो बताता जाऊँगा, बट मुझे, और हमने काफ़ी क्रास तरीके से चीज़ें डिस्कस की हैं। देखिए हमने कभी भी किसी ब्रांड को या उसको ना तो लीवे देने की कोशिश की है। बिल्कुल, यदि हमें ट्रू कलर पे कुछ लगा तो हमने वही बोला खुल के, स्नैपचैट को लगा तो बोला, हमने गूगल को लगा तो वही बोला, हमने फेसबुक लगा तो बिल्कुल हमें ना, मैंने डायलॉग ही बोला था ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और मैंने रोका भी नहीं कि आप मत यूज़ करो। हमने हमेशा कहा सब कुछ यूज़ करो, पर ये जान के यूज़ करना है कि उसका रिस्क क्या है। बस
मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रोक थोड़ा ना दिया, लेकिन मुझे पता है रिस्क है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो सर इसी पे आ जाऊंगा मैं, फिर आपसे आगे डिस्कस करूंगा चीज़ें कि हैक की आप बात करते हो। मैंने भी एक सर आपसे सवाल की, क्योंकि यूजर्स के सवाल आए कि सर से ये बता करके बताओ कि हैक कैसे होता है फ़ोन, या फिर हैकर हम कैसे बने। तो आपने उसको सोशल इंजीनियरिंग वाली चीज़ में ही लिया। आपने बताया कि यार देखो अपने जीमेल तो ऐसे नहीं कर दिया, या फ़ोन पे ऐसे कॉल आ गया, ये सब। लेकिन लोगों को क्या होता है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी वैसी नहीं होती, वो नेगेटिव कि यार कोई ऐसी चीज़ आप बता दें उन्हें कि एक लिंक वो आप बन के भेजें और उनका दूसरे का व्हाट्सएप हैक हो जाए। मतलब ये चीज़ हाँ, लोग चाहते हैं थोड़ी। और ऐसे वीडियो चलते भी हैं। हाँ, आप देखना इंस्टाग्राम पे बहुत सारे में देखे कि सब यहाँ नंबर डालिए और दूसरे का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप चैट देख लीजिए, बॉयफ्रेंड, ऐसे वीडियो आते हैं और लोग पूरा वीडियो देखते देखते इसमें तो कुछ था ही नहीं मिल रहा है, व्यूज मिल जाते हैं लोगों को। या फिर वो कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करा देगा जो आपको लूट लेगा। हो सकता है कि वो ट्रैप है। ऐसे नहीं होता है कि आप एक वेबसाइट है उसमें नंबर डालेंगे और किसी का भी CDR मिल जाएगा। ऐसे तो फिर यहाँ इतने क्राइम होने लगेंगे कि हम रोक ही नहीं पाएंगे। सो देयर इज ऑलवेज ए प्रोसेस, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू इट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को फंसाने के लिए मार्केट में चल रही हैं। और दूसरा, हर हफ्ते अयाज भाई मैं कोई नया तरीका ढूंढ लेता हूँ। अभी मैं जब यहाँ बैठे पॉडकास्ट, तभी एक कॉल आ गया और हमने पॉडकास्ट रोक के वो कॉल सुना और रिकॉर्ड किया मैंने, और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो और मैं बड़े तसल्ली से सुनता हूँ कि भैया ये नया तरीका समझ में आ रहा है मुझे, और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी है जो मैं पब्लिक को बता सकता हूँ। तो अभी मैं गया नागपुर कमिश्नरेट, ठीक है, तो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पर, कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंगल जी, उन्होंने बुलाया था। तो हमने ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग थी, करीब मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार लोग थे। उसके बाद मैं उनके साइबर सेल के साथ बैठ गया और सारे ACPs और इंस्पेक्टर, सारे ऑफिसर्स थे, और वो डिस्कस करने लगे कि जो उनके केसेस हैं जो ब्लॉक्ड हैं और जो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं। तो हम लोगों ने एक एक करके वो डिस्कशन करना शुरू किया और मैंने कुछ उनको इनपुट्स दिए जो पॉसिबल थे। इतने में उन्होंने एक केस बताया कि साहब अभी एक अजीब सी चीज़ हो रही है, और ये पहली बार मैं बता रहा हूँ, इस मतलब किसी भी पहली बार तो ये नहीं है, तो आप इसका अलग से एक रील बना लेना। बिल्कुल। बोले कि साहब फ़ोन चोरी होता है और UPI से पैसे निकल जाते हैं। फ़ोन चोरी होता है? फ़ोन चोरी हुआ तो UPI से पैसे कैसे निकल जाते हैं? बोले नहीं निकल जाते। मैंने कहा आईफोन के भी? हाँ आईफोन के भी मेरे पास FIR पड़ी है, केसेस देख लीजिए आप। हमने डेटा मंगाया NPCI से, तो उसमें लॉग में भी है कि हाँ भाई निकला है। तो अब मान के चलिए कि आपका आईफोन चोरी हुआ। सर आईफोन तो इतना स्ट्रांग होता है फिर? तो उसमें हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आईफोन का पहले पासकोड क्रैक करना पड़ेगा, और फिर वो जो UPI का पिन भी चाहिए। UPI का पिन भी तो नहीं पता। जब तक वो दोनों चीज़ें नहीं होंगी आप कैसे पैसे निकाल लोगे? तो फ़ोन चोरी होके पैसे क्यों निकल रहे हैं, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो कि हाँ भाई FIR है। मैंने पूरा डिटेल भी देखे, लॉग भी देखे, और वो इतना क्विक हुआ है कि फ़ोन चोरी हुआ है और 15 मिनट 20 मिनट में पैसे निकल गए, ऐसा वाला। तो कुछ ऐसी ट्रिक है जो फट से हो जाती है, ऐसा कुछ था। तो हम रिवील कर रहे हैं, किसी के पैसे मत निकालना। देखिए हम लोग एक चीज़ भूल गए कि जो हमारा NPCI सिस्टम है वो सिर्फ स्मार्टफोन पर नहीं चलता, वो फीचर फ़ोन पर भी चलता है। ओके गॉट इट सर, समझ गए? जो वो कीपैड वाला फ़ोन है उस पर भी UPI पेमेंट हो जाता है। उसके लिए आप एक कोड डायल करते हैं *99# करके, जिसके थ्रू वो एक मेनू ऑप्शन दे देता है, और उसमें फिर आप सेलेक्ट करके डायलिंग कर करके नंबर जिसको पैसे डायल करना है उसका आप डाल दीजिए, और फिर पैसे, और वो हो जाता है। तो जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी UPI सिस्टम यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट भी UPI से लिंक हो सकता है। अब सवाल ये है कि UPI पिन तो फिर भी नहीं पता, UPI पिन तो तब भी मांगेगा, ये मैं सोच रहा है ना? बिल्कुल, UPI पिन तो तब भी चाहिए। चलो फ़ोन तो बाहर आ गए, तो आपने सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाला होगा और इस तरह से UPI ट्राई किया होगा। उस मेनू ऑप्शन में UPI पिन रीसेट का भी ऑप्शन होता है। अरे अब मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा मतलब वो बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जब आप UPI पिन रीसेट करोगे तो आपको एक चीज़ और चाहिए पड़ेगी, वो मैं नहीं बताऊंगा कैसे अचीव करोगे, उसका भी ट्रिक है, बट UPI पिन फिर आप रीसेट कर सकते हो। यदि आपने कर लिया तो फिर आप चला ही लोगे। तो ये एक रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया है, अब फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। सो अब बचना कैसे? बिल्कुल सर, मतलब ये बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। मतलब हाँ, ये इवन क्रिमिनल्स भी इसको देखेंगे। अभी कल से होना शुरू हो जाएंगे चोरी के फ़ोन कहाँ है भाई। नहीं लिटरल सर, प्लीज सर सोल्यूशन सर बड़ा सिंपल सा है। आप अपना सिम पे पिन लॉक करते हैं। आपके फ़ोन के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप अपने सिम पे भी पिन लगा सकते हैं। तो आप सेटिंग्स पे जाएं, सिक्योरिटी के अंदर जो प्रिवेसी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन होता है उसमें सिक्योरिटी के अंदर, एडवांस सिक्योरिटी के अंदर होगा या
मोर सिक्योरिटी हाँ, करके सर ऑप्शन सर्च आता भी है। कर सकते हैं सिम लॉक हाँ करके। उसमें आ जाएगा, उसमें सिम लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। सिम लॉक में क्या होता है, आप पिन डाल सकते हो, तो वो पिन आप चेंज करेंगे किसी दूसरे फ़ोन में तो वो बिना पिन डाले वो सिम यूज़ नहीं हो पाएगा, तो उससे आप बचेंगे। तो ये सेटिंग कर लें। सर ये और तो यू मेरे आर हिसाब से किसी भी बंदे के लिए फ़ोन की सबसे ज़रूरी सेटिंग सबसे होगी। ज़रूरी सेटिंग है, ये बहुत ज़रूरी है और ये हम अक्सर नहीं करते हैं। और सर ये तो मतलब सिम लॉक हो गया तो जाके मतलब फिर सिम खुलेगा नहीं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप ई सिम यूज़ करें, ओके, क्योंकि ई सिम तो स्विच होगा नहीं ईजिली, कहाँ से जाएगा जब तक फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। फ़ोन फिजिकल सिम तो आप निकाल सकते हो ना, ठीक है सर, समझ गया। ई सिम यूज़ कर लेंगे तो भी आप बच जाएंगे, ऐसे फ्रॉड से बचेंगे। हाँ, तो क्योंकि ये सर वो जो यूएसडी कोड है वो फ़ोन पे चलेगा, लेकिन फ़ोन तो लॉक्ड है, सिम निकल नहीं पाएगा। सिम वही निकलेगा जो फिजिकल होगा, और फिजिकल में अगर सिम लॉक नहीं लगा हुआ है तो बंदा फंस जाएगा, और सिम लॉक लगा हुआ है तो बच जाएगा। और सर सिम लॉक के बाद भी ना, आई थिंक सिम लॉक अगर 3-4 बार रीसेट कर दो तो पीयू के नंबर आता है, और फिर पीयू के लिए आई थिंक कस्टमर केयर कॉल करना पड़ता है। अभी तो नहीं मुझे पता राइट नाउ क्या हो रहा है, हो सकता है व्यूअर्स को पता हो, बता सकते हैं। लेकिन पहले तो हम पीयू के नंबर के लिए ना कॉल करते थे, और वहां से पीयू के नंबर मिलता था, फिर रीसेट होता था। ऐसे होता है अभी भी। तो क्योंकि होता क्या है, कई बार आप पिन भूल जाते हो तो फिर आपको भी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा पिन रीसेट कराने के लिए। लेकिन यदि आपके पास सिम है तो रिस्क है हाँ सर। क्योंकि आप कस्टमर केयर फ़ोन करके वो रीसेट करवा सकते हो, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, लेकिन इन केस समहाउ यू गेट इट एंड इफ इट इज प्लान, यस। हाँ सर, आई थिंक वो ना शायद जिस नाम पे है वो पूछते हैं। तो ये हाँ। सर मसला तो है कि किसी को पता लग गया किसी का नाम क्या है, डीओबी वगैरह किसी ने निकाल ली, और अगर वहां से हैकर वो उठा लिया फ़ोन, और फिर वहां अगर सिम लॉक नहीं भी, सिम लॉक है भी, और तो भी एक चीज़ और ट्राई करना, मैंने अभी ट्राई नहीं किया, अभी डिस्कशन में Okay. निकल रहा है ना, आई वुड लाइक कि क्या हम इमरजेंसी, मतलब जो हमारा फ़ोन लॉक है तो हम MMI कोड डायल कर सकते हैं क्या? सर करके देखो। हाँ एक बार देखो, लॉक मोड मतलब आपके जैसे इमरजेंसी नंबर डायल करने का ऑप्शन होता है ना, हाँ सर। वैसे क्या वो उसको करेगा ना? सर मेरे पास तो एंड्रॉयड है, तो इसमें तो डायरेक्टली इमरजेंसी के लिए SOS आ रहा है, और इमरजेंसी SOS ही नंबर आता है अकेला, उसके हाँ अलावा सर कुछ वही डायल आता है, और कुछ नहीं आ रहा है। वही मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि ये मेडिकल इन्फो आ रहा है। तो लेकिन ये चीज़ें हैं जो कुछ ना कुछ छोटे छोटे गैप तो हैं ही, जिसकी वजह से हर बार एक नया तरीका हमें मिल जाता है, और सर ये वैसे भी जब यूजफुल तक ये होगा। फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल किसी के OTP वगैरह भी नहीं आ सकते, हाँ। और अगर मान लीजिए अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो OTP तो सिम पे आते सिम हैं। स्वैप से बच गए आप, सिम स्वैप वाले इश्यूज जो हैं, क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में डाल के वो हो जाता है ना। और भी कई सारे इश्यूज हैं जो बिकॉज ऑफ फ़ोन चोरी के बाद जो खड़े होते हैं, वो सारे रिस्क कम हो जाएंगे, क्योंकि आप पैनिक हो जाते हो उस समय अचानक से कि सर आप क्या करें, OTP भी वहीं आ रहा है, और वो फ्लैश मोड में दिख भी सकता है, लॉक मोड में भी ऊपर कई बार दिख जाता है OTP, तो आदमी घबरा जाता है। तो वो रिस्क तो रहते हैं, तो इसमें आप सर जनरली आपसे पूछूंगा, फोन चोरी की बात हुई, फोन चोरी होने के बाद आपने क्या ट्रेंड देखा है? बिकॉज आप चीज़ें कवर करते हो, ऐसी चीज़ें इनको इन्वेस्टिगेट भी करते हो कि फ़ोन चोरी करने के बाद उस फ़ोन का होता क्या है, क्योंकि बेचने में तो मसला आता है। आईफोन का आपने बताया था कि पार्ट्स बिकते हैं, वो उसके पार्ट उससे महंगे हो जाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन जो आम फ़ोन होता है 8-9-10 हज़ार रुपए के, उसका जी क्या होता है? मैंने एक बार ChatGPT से पूछा मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और एक फ़ोन चोरी हो गया है और मुझे वो ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूं? तो आमतौर पर वो आपको 15-20 इन्वेस्टिगेशन अप्रोचेस बताएगा। पहले तो ये बताएगा कि यदि वो एंड्रॉयड है तो गूगल से ट्रैक कर लें, जो एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर है गूगल का, या iCloud से आप आईफोन ट्रैक कर लें। इसके बाद बताएगा कि आप sancharsaathi.gov.in पर रजिस्टर कर दें भारत में, क्योंकि उसको पता है भारत से लॉगिन हुआ, और वहाँ से आपका यदि फ़ोन चोरी हुआ फ़ोन नेटवर्क पे आएगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रिकवर कर सकते हैं। फिर उसमें आएगा कि आप FIR में ये डिटेल मांगें कि लोकेशन और छीन के गाड़ी पे भागा है, पैदल भागा है, उसकी ड्रेसिंग यदि बंदे की, मतलब जो डिटेल आप कैप्चर कर सकते हैं वो सारा कर लें FIR में। फिर नेक्स्ट स्टेप था कि यदि वहाँ कोई CCTV है तो वो आइडेंटिफाई करें, यदि गाड़ी था तो गाड़ी के नंबर से बंदे को ट्रेस करें। फिर था उसमें यदि फेस दिख जाता है या पहचान सकते हो तो उसके थ्रू लोकल लोगों पर पता करें। ChatGPT ये भी बताता है कि इस तरह के लोग यदि किसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर कई लोगों को पता होता है, ये ChatGPT बोल रहा है। मैं चलो वो भी है, तो बोले आप पुलिस ये भी चेक कर सकती है, ऐसे पान की दुकान या उसको, कि
कौन कौन बदमाश है इस एरिया में जो नॉर्मली एक्टिव रहता सर वो तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि पुलिस सब जानती है, है, सब कौन जानती है। तो वो चैट जीपीटी भी जानता है, मतलब पुलिस सब जानती है। ये चैट ये जीपीटी को चैट पता है। जीपीटी बता रहा है मुझे इंडिया में, मतलब ये चीज़ शायद वो यूएस या यूके में नहीं बताएगा ऐसी सिचुएशंस, पर उसने ऑप्शन दिया। पर अगला ऑप्शन दिया उसने कि फिर ये चोरी का फ़ोन OLX पे बिकता है, तो आप तुरंत उसका MEI OLX को भेजें और देखें कहीं ये फ़ोन बिकने के लिए डाला गया है क्या। चलो वही बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने बताया कि ये मतलब OLX एंड अदर सिमिलर सेकेंड हैंड डिवाइसेस या फ़ोन बेचने की जो वेबसाइट। फिर उसने कहा कि ये फ़ोन दिल्ली में कुछ ऐसे मार्केट हैं जहाँ बेचा जाता है, तो वहाँ आप पता कीजिए। तो मैंने पूछा कौन कौन से मार्केट है, बोले गफ़ार मार्केट है, नेहरू प्लेस है, ये है वो। उसने 6-7 मार्केट की लिस्ट देगा और स्पेसिफाई करेगा कि इन मार्केट में चोरी के फ़ोन बिकते हैं, आप जाके पता कीजिए। फिर उसके और आगे आप जाओगे तो मतलब इंटरेस्टिंगली जो मैं बताऊँ बड़ी रियलिस्टिक, हाँ, कि अब आप उसको ट्रैप करने की कोशिश करें। यदि आपको OLX पर आपका फ़ोन नहीं दिख रहा है, पर यदि आपको कोई दूसरा फ़ोन दिख जाता है जिसका IMEI sanchar-sathi.gov.in में रजिस्टर्ड है एज ए चोरी का फ़ोन, तो उसको खरीदने की कोशिश करें और सेलर को ट्रैप कर लें। उससे क्या होगा कि आपको शायद दूसरे चोरी के फ़ोन मिल जाएंगे, क्योंकि वही बेच रहा है। मतलब आप सोचो साइकोलॉजिकली भी उसने सारे ऑप्शंस दिए, जो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि आप यदि पुलिसिंग सिस्टम में उतना डीप नहीं है और नए नए आए हैं तो कई बार ये थॉट्स आते नहीं है। सर ये बड़ा डीप चीज़ है। अगर किसी को पता लग गया कि भाई ये फ़ोन चोरी का है, तो जने लोग खरीदेंगे नहीं उससे। लेकिन इसने बताया कि उसे पकड़ो और उसे कहो कि भाई ये चोरी का है, अब तू बता क्या काम करता है। तो हो सकता है मतलब भाई गलत फायदा मत उठाना, कभी उससे पैसे वैसे लेने लग जाओ, ये करने लग जाओ। बट अरे मुझे कॉल आया एक बंदे का, ओके, कहता है सर वो मैंने एक आईफोन खरीदा था, वही OLX से, पूरा पे कर दिया, उसके बाद मुझे पुलिस का फ़ोन आ गया कि तो चोरी का है, सबमिट कीजिए। और सर मैं तो पेमेंट कर दिया, बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चोरी का है तो सबमिट तो करना पड़ेगा। और सर मेरे पैसे, मैंने तुम उसकी FIR करो। बिल्कुल कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो उसकी FIR करो, उसका अलग केस चलेगा। तो यदि आप कभी भी ऐसा कोई सेकेंड हैंड फ़ोन उठाएं, खरीदें, तो एक बार sanchar-sathi.gov.in पे जो ऑप्शन है, यू कैन वेरीफाई ओल्ड फ़ोन, सेकेंड हैंड फ़ोन, IMEI डाल के कि ये कहीं पुलिस में रजिस्टर्ड तो नहीं है, चोरी का तो नहीं, पता कर सकते हो आप। सर ये मार्केट प्लेस इतनी बड़ी है, मतलब ये चोरी के फ़ोन्स की, इसमें मैंने ऐसा भी सुना है कि ना ये जब चुरा वुरा लेते हैं, स्कैम वगैरह करते हैं, तो अपने सिम को ना पानी वानी में भी डाल देते हैं, इससे नेटवर्क लोकेट नहीं होता और ये सब चीज़। तो ये क्या क्या तरीका यूज़ करते हैं? देखिए सिम को पानी में डालेगा, सिम तो बाहर निकलोगे तो वैसे ही लोकेट नहीं होगा, मतलब पानी में डालना। मैंने तो इसको किसी ने बताया मुझे, कैसे मुझे लगा, मैंने कहा मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं आपसे पूछ लूँगा कि कुछ ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल भी ट्रेस ना हो या बिल्कुल भी ना। इनफैक्ट उल्टा हो गया। अब जैसे आईफोन के अंदर एक फीचर है कि आप ऑफ कर दें तब भी ट्रैक कर सकते हैं। ओके, तो उसमें ऑफिशियल फीचर है और वो काम ऐसे करता है कि आपने फ़ोन ऑफ कर दिया तब भी ब्लूटूथ सिग्नलिंग के थ्रू वो नेबरिंग मैक डिवाइसेस को अपना डेटा भेजता रहता है, एक ID भेजता रहता है। अब उसके आसपास कोई भी ऐसा आईफोन है या मैक डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह, तो वो उसकी लोकेशन अपने थ्रू iCloud पे भेज देगा। तो आप iCloud पे देख सकते हो, यू कैन टेस्ट इट ऑल्सो, दिस ऑफिशियल फीचर। इसका मतलब है कि जब आईफोन बंद भी है तब भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो एक जो लोगों को जब मैं सेशन दे रहा होता हूँ और वो बोलते हैं कि मैं अपनी लोकेशन ऑफ करके चलता हूँ। हाँ सर, जब मैं बता दूँ कि आपकी हर सेकंड की लोकेशन जा रही है बाहर और मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू जा रही है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं, कई सारी कर रही हैं। अरे सर मैं तो ऑफ कर लेता हूँ। तो जब आप फ़ोन ऑफ करके भी लोकेशन ऑफ नहीं कर सकते तो फ़ोन ऑन करके कैसे कर लोगे, मुझे बताओ जरा। बिल्कुल सर। विच मीन्स यू कैन नेवर स्विच ऑफ। इनफैक्ट जब ऐसे ही आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो डिवाइस पर, पहली चीज़ जो आपके डिवाइस से बाहर जाती है वो जाती है आपका IP एड्रेस। बिना IP एड्रेस सामने वाले सर्वर को दिए आप कनेक्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और IP एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। जब मैं किसी क्रिमिनल को ट्रैक करता हूँ तो क्या चाहिए मुझे, IP तो चाहिए उसका। सो ऑल दोज थिंग्स जो भी आप एक्सेस कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, वो सब आपकी लोकेशन तो जानते ही है। तो आइडियली आप अपनी लोकेशन कभी ऑफ कर ही नहीं सकते। एंड विद दिस IPv6 एंड दिस 5G एंड 6G टेक्नोलॉजी, सिर्फ IP के बेस पर बहुत एक्यूरेट लोकेशन निकल आती है। सर आपने एक बार बताया था, मेरे याद है कि ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये लोग बिना लोकेशन के और बिना किसी चीज़ के भी ना कनेक्टेड रहते हैं आपस में। वो सर एक बार और बताएं, क्योंकि वो पुराना पॉडकास्ट था, आई थिंक वो अपने डिटेल में, लेकिन अभी अगर व्यूअर्स समझेंगे उसको तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए इस तरह के सिस्टम यूज़ करती थी, और हमने जिक्र किया था उस समय कश्मीर में यूज़ हुआ था ये।
तो उसमें क्या होता है कि आजकल हमारे फ़ोन में एवरी फोन इज़ ए ट्रांसमीटर रिसीवर, इज़ ए पावरफुल हब। पहले की तरह नहीं, अब तो ये इतना पावरफुल है कि ये खुद बहुत कुछ कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन यदि बहुत सारे डिवाइसेस में है, और जैसे कि आप जब आईफोन के थ्रू फोटो ट्रांसफ़र करते हो, वो सर टच करके, ठीक है सर, तो उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं होता। बिल्कुल सर। इज़ बिकॉज द बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट थ्रू दी वाईफाई ट्रांसीवर्स, जो वाईफाई ट्रांसमीटर रिसीवर्स हैं। तो यदि दोनों में एप्लीकेशन है तो वो डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। वही चीज़ चल रही है, बट फॉर ए लार्जर नेटवर्क, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। या तो बिल्कुल जब पास करोगे तब चलेगी, बिकॉज वाईफाई कैन सस्टेन फॉर 10 मीटर टू समटाइम्स 50 मीटर्स। आप पास की डिवाइसेस सिंक करके, आप मान लो यहाँ से एक मैसेज राजौरी गार्डन भेजना चाहते हो, तो आपने वो मैसेज भेज दिया उसको, उस एप्लीकेशन के थ्रू। उसमें है रिसीवर का नंबर भी था, आईडी था। अब आपकी डिवाइस से वो डेटा मेरे डिवाइस से सिंक हुआ, सब बिना इंटरनेट के। आपके डिवाइस में इंटरनेट नहीं है, मेरी डिवाइस में भी इंटरनेट नहीं है, दोनों में ही नहीं है, पर दोनों में वाईफाई तो है ना, मतलब ट्रांसीवर रिसीवर। तो वो उससे कम्युनिकेट करके दोनों ऐप सिंक हो गई, इनक्रिप्टेड। मैं नहीं देख सकता उस मैसेज को, पर वो मेरे डिवाइस में आ चुका है। अब मैं यहाँ से निकला पॉडकास्ट के बाद, और मेरी गाड़ी निकल रही है और आपको पता भी नहीं उसके बाद, और मुझे पता भी नहीं, तो साइलेंटली कोई मैसेज आया। तो रास्ते में यदि कोई भी ऐसी डिवाइस मुझे मेरे आसपास निकलती है जिसमें सिमिलर ऐप है जो, तो उससे भी सिंक हो जाएगा। अब वो जितनी डिवाइसेस मुझे आसपास मिलती गई, सबसे सिंक होता गया, आगे चलता गया, तो मूव हो रहा है ना डेटा। बिल्कुल। अब वो इवेंचुअली उनमें से कोई भी एक डिवाइस राजौरी गार्डन पहुंच गई, तो मेरा डेटा राजौरी गार्डन उस डिवाइस तक पहुंच जाएगा। अब इसमें हो सकता है 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 4 दिन लगे, लेकिन पहुंचेगा तो है ही। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं है, पर एक क्लस्टर क्रिएट कर दिया गया है विद ए सॉफ्टवेयर विच कैन सिंक्रोनाइज डेटा ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो इस अचीव होता है सर। तो कितना, और ऐसी एप्लीकेशन चल रही हैं, ऐसी बहुत सारी हैं। आप गूगल कीजिएगा, बिना वाईफाई चैट एप्लीकेशंस तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। इनफैक्ट इसने अभी स्टार्ट किया था, शायद कौन सी कंपनी, ब्लू करके कुछ स्टार्ट की थी चैट एप्लीकेशन, जो बिना इंटरनेट चलती है, आई थिंक। सर तो कितना खतरनाक चीज हो गई है। फॉर एग्जांपल मानिए कि किसी ऐप के अंदर अगर इंटरनेट भी नहीं है, मैंने इंटरनेट पे एक्सेस भी नहीं दिया हुआ है अपने फोन को, और मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ कोई चीज, और वो टाइप करके यहाँ से दूर चली जा रही है बिना इंटरनेट के, तो मेरा सारा डेटा जो मैं ये लिख रहा हूँ, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, हर चीज ये मतलब मेरी तो रही नहीं। हाँ, रिस्क तब जब बढ़ जाता है जब आपको पता नहीं कि इस एप्लीकेशन का असली पर्पस क्या है। आपने तो एप्लीकेशन का वो फीचर देख रहे हो जो आप यूज़ कर रहे हो। हर एप्लीकेशन के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, तो उसका एक चेहरा है सोशल नेटवर्किंग, पर सिर्फ वही थोड़ी ना है। बिल्कुल। जब आप देखते हो कि और भी कितना डेटा वो आपका लेता है, तो इसका मतलब है पर्पस तो बहुत सारे उसके। वो जो बिना इंटरनेट के आपको फैसिलिटी दे रहे हैं चैट की, वो और भी बहुत सारे डेटा आपका ले रहे होंगे। और जो आप पास ही कह रहे हो कि आप कुछ टाइप कर रहे हो, एंड दैट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू इवेंचुअली। इनफैक्ट जब स्टारलिंक जो इलॉन मस्क का है, इंटरनेट सैटेलाइट सिस्टम्स, इसके मिसयूज होना शुरू हो गए। अभी एक आर्मी ऑपरेशन हुआ इंडोनेशिया बॉर्डर पर कहीं, उसमें कुछ 350 साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए। तो उनसे चेक किया गया कि भाई वो लोग कैसे इंटरनेट वगैरह एक्सेस करते थे, तो मोस्ट ऑफ देम वर यूजिंग स्टारलिंक। ओके। एंड स्टारलिंक पर इस तरह की फैसिलिटीज अभी नहीं है जो नॉर्मल सर्विलेंस। स्टारलिंक कैसे काम करता है वो भी थोड़ा सा बता दें। सो आप देखेंगे कि एक एरे ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं, बिल्कुल, लगातार चल रहे हैं, एज ए वेरी कॉस्टली एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और जिससे पूरा का पूरा अर्थ को कवर किया गया है। ये काफ़ी लो ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, मतलब ये हाई ऑर्बिट पर नहीं जाते, LEO सैटेलाइट होते हैं, और उसके थ्रू इंटरनेट सर्विसेज किसी एरिया को दी जाए। क्योंकि जो नॉर्मली जियो स्टेशनरी लॉन्ग डिस्टेंस सैटेलाइट होते थे, उसमें जो पावर का प्रॉब्लम होता था कि उतना ट्रांसमिट करोगे और फिर उतना रिसीवर हैवी चाहिए जो रिसीव करके जो लिमिटेड पावर आ रही है उसको एम्पलीफाई करके गुड क्वालिटी सिग्नल अचीव कर सके। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी, बिल्कुल, या हम जो भी रिसीवर रखेंगे, जो स्टारलिंक रिसीवर होगा, वो भी एक लिमिटेड पावर के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ लो अर्थ दैट कैन बी अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट इंटरनेट स्पीड।
बट वो बहुत कॉस्टली है आज की डेट में। इंडिया में भी देखेंगे तो या जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि सिग्निफिकेंटली कॉस्टली। बट चैलेंज ये है सैटेलाइट सिस्टम्स का कि उनकी मॉनिटरिंग थ्रू लोकल गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं होती, और इसलिए वो सारे चीज़ें की मिसयूज भी हो सकता है। सर क्या इसीलिए नहीं किया जा रहा होगा? नहीं होगा, वो तो अप्रूवल तो ले ही लेंगे क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग तो बनाई ही जाएगी, कुछ ना कुछ तरीके निकल आएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, बाद में चीज़ों का पता लगता है, बाद में नेगेटिव साइड सामने आती है कि देखिए क्या हो रहा था। हाँ देखिए होता क्या है कि क्योंकि ये जो इलॉन मस्क ने पूरा जाल बिछाई दिया है, और जब कोई सर्विस लॉन्च करते हैं और पर्सन लाइक इलॉन मस्क, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करके बैठा था कि कौन कौन लोग विरोध करेंगे, देश के अंदर अनकंफर्टेबल होंगे, जो ऑपरेटर चल रहे हैं, जो सस्ता इंटरनेट अभी दे रहे हैं उनको भी प्रेशर आएगा। वो सारे कंसीडरेशन के बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और इतने लाख सेटेलाइट इवेंचुअली यूज़ होंगे। कि अभी तक 6000 सेटेलाइट ये लोग लॉन्च कर चुके हैं। 50 Mbps एवरेज स्पीड पर ये सर्विस मिलती है, और ये 550 किलोमीटर्स तक लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट्स होते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट किसी भी कंट्री के जियो पॉलिटिकल सिस्टम पर किस तरह पड़ता है समझते हैं। आज आपके देश को मुझे क्रिपल करना है, घुटनों पे लाना है, तो वो कौन एक चीज़ होगी जो आप सबसे पहले टारगेट करना चाहेंगे? मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क, करेक्ट, या फिर बिजली। बिल्कुल हाँ सर, ये दो चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके, जब हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे कि यदि जीमेल बंद कर दे ट्रम्प, ऐसा वाला मामला हो गया ना, ये उससे भी ज़्यादा क्रिटिकल है। चलो फ़ोन बंद हो जाएगा या कुछ सर्विसेज बंद हो जाएंगी, या मैप नहीं चल रहा, ईमेल नहीं चल रहा, दूसरे फ़ोन से हो जाएगा, नेटवर्क प्रोवाइडर अपने ही है। अब तो जो इंडिजीनियस सोल्यूशंस हैं, ऑप्शंस आने शुरू हो गए, और सरकार की कोशिश है कि एक लॉन्ग रन में इंडिजीनियस ऑप्शंस भी रहें लोगों के पास। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इधर से उधर शिफ्ट कर जाए, पर एक मिक्स इन्वायरमेंट रहे ताकि एकदम से चीज़ें क्रिपल ना कर जाएं। तो इसलिए एक डिपेंडेंसी ऑन अ सिस्टम विच इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय US वुड बी अ बिग रिस्क। तो मुझे ऐसा लगता है, जबकि इसमें होता क्या है कि आपका सैटेलाइट से पहले जो डिश होती है स्टारलिंक की, वहाँ डेटा आता है, और फिर स्टारलिंक की डिश से डेटा वाईफाई के थ्रू आपकी वाईफाई राउटर तक आता है, और फिर उससे आप डिवाइसेस मैनेज करते हो। इसमें 20 मिलीसेकंड से 50 मिलीसेकंड का लेटेंसी होता है बिकॉज ऑफ सर वो कनेक्शन। ओवरऑल कन्वीनियंस है। मतलब ये आप देखे जाएगा तो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर स्पीड नहीं है इंटरनेट की बिकॉज ऑफ नेटवर्क रीचेबिलिटीज़, वो अभी भी 3G पे ही चल रहे हैं या 4G पे चल रहे हैं, वहाँ पर एकदम से सडन इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जैसे सी के अंदर कम्युनिकेशन करना, जब आप शिप में हैं या उसमें, या बोट्स को हम ट्रैक करते हैं जहाँ पर GSM कम्युनिकेशन या अपना मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी आप फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। इनफैक्ट आज जब आप फ्लाइट में होते हो तब भी आपको इंटरनेट सर्विस दी जाती है, सेलेक्टेड फ्लाइट्स में तो अवेलेबल है, वो और इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर लिमिटेशंस थी बिकॉज ऑफ सेलुलर नेटवर्क, वो तेजी से मूव होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड अडॉप्ट दिस सिस्टम एज एन ऑप्शन, वी शुड नॉट गेट रिड ऑफ, और रादर इसको कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि कॉस्ट इफेक्टिव के चक्कर में या किसी भी और दूसरे चक्कर में लोग सारे मूव बना दें और सारे इधर मूव कर जाएं। हमें सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई बैलेंस रखो, 10-20% चलो चलता है, पर यदि जैसे वो 40-50% गया तो एक रिस्क खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है। सर आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे कि इंडोनेशिया में उन्होंने ये जो स्टारलिंक का यूज़ किया, वो कैसे यूज़ किया, क्या रहा? सो बेसिकली कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो ऐसे पॉकेट्स में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर डिस्प्यूटेड लैंड्स होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर ना तो इस सरकार का अभी ज़्यादा दखल है ना इनका, और फ़र्क नहीं पड़ता, और वहाँ पर अबंडेंट बिल्डिंग्स भी हैं और वहाँ पर बिजनेसेस भी चल रहे हैं, और ऐसे बहुत ज़्यादा एरियाज़। तो वहाँ पर ये लोग, ये जो जॉब के लालच में लोग ले जाते थे, उनको रखते थे, टॉर्चर भी किया जाता था, मारा भी जाता था, और वहाँ से ऑपरेट करते थे। अब चूंकि वहाँ पर कोई गवर्निंग सिस्टम नहीं है तो उन्हें इंटरनेट तो चाहिए, तो अभी तक तो चलो वो नियरेस्ट
सारी टावर से कुछ कुछ व्यवस्था होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा शायद उस एरिया में, लेकिन अभी सैटेलाइट है और स्टारलिंक है, तो दैट हैज़ बिकम अ बून, एक वरदान हो गया उनके लिए। और प्रॉपर उन्होंने उस तरह के क्राइम करने शुरू कर दिए जिसके लिए बैंडविड्थ इज क्रिटिकल। जैसे डिजिटल अरेस्ट के केसेस हैं, मुझे लगता है आफ्टर दिस ऑपरेशन काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ डिजिटल अरेस्ट के केसेस थे वहीं से ऑपरेट हो रहे थे। तो अभी अगले 1-2 महीनों में आप देखोगे कि वो कम होंगे, क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ हुआ। फाइन सर, इलॉन मस्क की बात की, इलॉन मस्क के ऊपर ना बड़ी वीडियोस बनती है, लोग मतलब मजे भी करते हैं उनसे कि भाई वो एलियन है, कि बाहर जो भी कुछ है। आपने कहा कि भाई आप ये कहते हैं कि वो बड़े पावरफुल बंदे हैं क्योंकि वो अलग सोचते हैं हमेशा, यू बिलीव लाइक दिस। इसमें एक चीज़ और आती है सर, हमने पास में डिस्कस किया था क्वांटम फिजिक्स के बारे में, कि कैसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ट्रेडिशनल फिजिक्स कैसे काम कर रही है और नया चीज़ क्या आने वाली है। तो इलॉन मस्क की एक वीडियो थी मेरे मतलब सामने से गुजरी, जिसमें वो खुद कहते हैं कि यार इट कुड बी कि हम सिमुलेशन में रह रहे हो। और वो एग्जांपल देते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे पहले गेम हुआ करते थे 90s में, फर्स्ट प्ले स्टेशन ले लीजिए, उससे पहले सिंपल पैकमैन गेम्स हुआ करते थे। और अब पूरे ऐसे गेम्स हैं जो VR लगा के खेले जाते हैं, पूरी मतलब कंसंट्रेशन वहाँ होता है, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी होती है। और आगे जाके AGI वगैरह आ जाएगा तो रोबोट्स होंगे, उनकी अपनी जहनियत होगी, पूरा सोचने की ताकत होगी, कॉन्शियसनेस भी एक तरीके से जो भी किस तरीके से आएगी वो अपना पूरी ज़िंदगी बसा सकेंगे। तो वो जब रोबोट्स आएंगे, ये सब चीज़ होगी, तो वो सिमुलेशन में होगा सब कुछ, हम उनको कमांड दे रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। और फिर आगे जाके 100, 2, 50, 60 साल के बाद ऐसे हज़ारों सिमुलेशन होंगी फिर, और वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वो कह रहे हैं कि इतना रियल हो जाएगा ये सब चीज़ें, तो हो सकता है कि हम भी किसी सिमुलेशन में हो, ये गेम हो, और कोई पीछे से मतलब बिकॉज हम डिस्कस कर रहे थे और इलॉन मस्क का नाम आया, तो मैं कहा ये आपको ये जो बोला गया ना, ये तो बार बार अगेन मैं जिक्र करता हूँ कि हमारे उपनिषदों में भी जिक्र है, लेकिन जो मैं इससे भी एक डीप चीज़ बोलना चाहता हूँ, दिस इज़ नॉट सरप्राइज कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं। ये चलो सुनने भी थोड़ा अभी लग रहा है, लेकिन चलो पता सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि हम जिसने हमारा सिमुलेशन क्रिएट किया है वो भी सिमुलेशन में रह रहा है और उसने जो क्रिएट किया वो भी सिमुलेशन में है, और उसको जिसने क्रिएट किया वो भी सिमुलेशन में है। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक ही है और एक ने सिमुलेशन क्रिएट किया पपट की तरह चला रहा है। देयर कुड बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिमुलेशंस, हम नहीं पता हम कौन से लेयर पे बैठे हैं, और हम फिर एक सिमुलेशन क्रिएट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम अभी क्या करना चाह रहे हैं कि हम VR और AR और AI और इन सब के थ्रू क्या करना चाहिए, वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं, मेटावर्स टाइप का। व्हेन यू विल एंटर इनटू दैट वर्ल्ड यू विल हैव द रियल सेंसेस, आपको हर वो चीज़ फील होगी जो एक रियल वर्ल्ड में हो रही है, और हम अचीव कर ही लेंगे। यदि ब्रेन में चिप डाल देंगे तो हमें वो हमारे जो डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और जितने भी 6-7 ही तो अम्ल होते हैं हमारे ब्रेन में, जिसकी वजह से सारे हमारे इमोशंस और ये सब ड्राइव होते हैं, उनको हम वेरी कर पाएंगे। यदि हमें हमारा डोपामीन लेवल नहीं बढ़ रहा है तो वो प्लेजर मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। और यदि मैंने बैठे बैठे बढ़ा दिया तो मिलेगा तो आप समझ रहे हो वो चीज़ किस हद तक वेरी कर सकती है बिकॉज ऑफ द रिसर्च इन साइंसेस। सवाल ये है कि यदि हम क्रिएट कर सकते हैं और हमसे पहले किसी ने क्रिएट करके हमें ऐसा सिमुलेशन में डाला हुआ है, तो उसको भी तो किसी ने डाला हुआ होगा। तो सर ये कहाँ रुकेगा? तो मैंने कोई वेब सीरीज देखी थी जिसमें यही पूरा था, और आई लव्ड इट बिकॉज उसमें कोई बंदा ऐसा देख रहा होता है, लड़की देख रही होती है, एक टीवी शो देख रही होती है, और उसमें देखती है कि जो उसके संग होता है ना वो उसको पहले उसमें दिख जाता है, ऐसे उसको नोटिस होना शुरू हो जाता है। ओके। तो वो सोचती है कि ये कैसे हो रहा है ऐसे करके तो पूरा फाइट मारती है और किसी तरह पता कर लेती है कि ये तो एक सिमुलेशन प्रोग्राम है। पर फिर वो पता पड़ती है कि वो भी सिमुलेटेड है भाई किसी से, ऐसा कुछ था उसमें। तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, देन हाउ टू स्टॉप इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो ये भी हो सकता है लेकिन सर मेरा सवाल तो ये है कि ये कहाँ जाके रुकेगा आखिर में? तो कोई सर डोमिनो इफेक्ट में ना कुछ स्टार्ट होने के लिए कुछ तो चाहिए होता है, तो ऐसा कुछ है कि किसी एक ने तो कर रखा होगा। पर रोकना क्यों है? मतलब माय पॉइंट इज कि फिर तो सर ये स्टार्ट ही नहीं होगा ना। हाँ, ये अच्छा लॉजिक है कि यदि आप कहीं रुकते नहीं है तो फिर स्टार्ट भी कहीं नहीं करते। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब एक तो सिरा आपके पास होना चाहिए ना, दोनों सिरे ही नहीं है, आपने एग्जांपल लिया तो फिर कंट्रोल कैसे हो रहा है? इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता। मैं जब सोचता हूँ ना कि हम वही चीज़ें एनालाइज और कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं जितने हमारे सेंसेस हैं। बिल्कुल। इसके बियॉन्ड भी है चीज़ें,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सेंसेस के थ्रू हम कॉम्प्रिहेंड या एनालाइज कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हम इवॉल्व भी उस लेवल पे नहीं किए। कुछ चीज़ें हैं जो स्नेक सेंस कर लेता है, या डॉग सेंस कर लेते हैं, या बिल्लियाँ सेंस कर लेती हैं, या जानवर सेंस कर लेते हैं। यदि भूकंप आ रहा है तो उन्हें पहले से पता पड़ जाता है कि वो उस फ्रीक्वेंसी को पे भी सुन पाते हैं या समझ पाते हैं। हमें नहीं समझ में आता, कुछ आहा गलत होने वाला है तो उनको पहले से आभास हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो सेंसेस हमारे नहीं उतने इफेक्टिव है। तो मैं छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे सोच के परे है, तो हम उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें उसको कॉम्प्रिहेंड करने में मतलब वी कांट, बिकॉज हमारे पास वो सर वो चीज़ देखी नहीं, पोटेंशियल ही नहीं है जो चीज़, उसको हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे। तो अभी हम वहाँ फंस गए। हम अभी भी इस चीज़ों को उसी लेवल पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम क्रिएट कर पाते हैं। जो हम क्रिएट कर ही नहीं पाते, हम उस चीज़ को सोच कैसे सकते हैं। देखिए, हमने एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट बनाया तो हम सोच रहे हैं कि हम सिमुलेटेड हों। बिल्कुल। हमने ऐसी कोई चीज़ और बना ली तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा वो करेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं। सो बेसिकली गॉड तो हम ही हैं। हम क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम सोच रहे हैं हमारे संग भी ऐसी कर रहे हैं। वो ऑब्जर्व वाली चीज़, आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, वो तो अभी हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग हमारी कैपेबिलिटीज़ के अराउंड है। और एक्चुअली ये सच भी है, जो चीज़ हम क्रिएट ही नहीं कर सकते उस चीज़ को हम कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते, मतलब हम सोच नहीं पाते हैं। और उसके बाद उसके बियॉन्ड जाने के लिए यू नीड टू इवॉल्व फर्स्ट योरसेल्फ। फाइन सर, एक दो क्वेश्चन लूंगा मैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, एल्स फिर क्वेश्चन जो वो रह जाएंगे, हम फिर टॉपिक में बह जाएंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन है अक्षय राठौड़ का। वो लिख रहे हैं, प्लीज टेक माय कमेंट एज भाई, हाउ डू स्कैमर्स विड्रॉ मनी? अज्यूम स्कैमर्स ने कैश निकाल लिया है, कैश और गिफ्ट कार्ड दोनों ट्रैक हो सकते हैं। इफ अकाउंट इनोसेंट का है उसके बाद भी ट्रैकिंग पॉसिबल है, तो ये कैश कैसे ट्रैक करेंगे हम? उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ है सर, ये इन्होंने कैश और गिफ्ट कार्ड दोनों ट्रैक हो सकते हैं। कार्ड कैसे ट्रैक करेंगे हम? अब मैं आपको बताता हूँ। गिफ्ट कार्ड आपने खरीदा अमेजोन से, मैंने एक म्यूल अकाउंट क्रिएट किया, आपके अकाउंट से पैसा उस म्यूल अकाउंट में डाल दिया। म्यूल अकाउंट है ऐसे बंदे का जिसको पता नहीं कि उसके नाम पे अकाउंट चल रहा है, ठीक है। उससे मैंने गिफ्ट कार्ड खरीद लिया और गिफ्ट कार्ड ने टेलीग्राम पर रोमानिया में किसी को बेच दिया। अब करो ट्रैक। आपको पता है कि उसका बेनिफिशियरी रोमानिया में बैठा है, आप उसको पकड़ भी लोगे ना तो ये साहब मैं तो टेलीग्राम पे खरीदा था। बिल्कुल यूज़ हो गया। पहले तो ऐसी कंट्रीज़ में बेचा जाएगा जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। यदि मैं चाइना में बेच देता हूँ या टर्की में बेच देता हूँ या ईरान में बेच देता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वहाँ जिसने यूज़ किया वो है कौन, या ऐसे बहुत सारी कंट्रीज। सवाल ये उठता है कि ट्रैक करना कैसे। लेकिन जब ये बेचा गया होगा तो उसने पे किया गया होगा, उसने कहा होगा 10,000 का गिफ्ट कार्ड है, 8,000 में ले लो, 5,000 में ले लो, ये तो किया होगा। वो 5,000 कैसे आया होगा इसके पास? या तो क्रिप्टो के थ्रू आ सकता है, या किसी और करेंसी के थ्रू, गेमिंग करेंसी के थ्रू आ सकता है, या मतलब जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र होता है। मनी ट्रांसफ़र मैं नहीं मानता क्योंकि वो नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो कोई ना कोई दूसरा कॉइन चल रहा है। यदि हम उस कॉइन तक पहुंच जाएं तो हम ये पता कर सकते हैं कि इंडिया में बेनिफिशियरी कौन है। ओके। और यदि वो इंडिया का बेनिफिशियरी मिल गया तो हम क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने आंसर कर दिया, क्वेश्चन पूरा भी नहीं हुआ था क्योंकि क्वेश्चन अटक गया ना, मैंने कहा नहीं सर, क्वेश्चन वही है जो आप आंसर कर चुके। वो यही कह रहे थे। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं अमित जी, कैसे विक्टिम्स को रिफंड मिल सकता है, प्लीज ये बताएं। तो वो आपने आंसर कर दिया कि अगर वो बेनिफिशियरी मिल गया तो क्रैक हो जाएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और है, ये है लार्ज ओ एनिमेशन, इनका नाम है। ये लिख रहे हैं, सर प्लीज़ आंसर दीजिएगा, जैसे हम लोग जियो का सिम यूज़ करते हैं, कभी कभी वो सिम बंद हो जाता है और कुछ टाइम के बाद वो दूसरी आईडी पे चला जाता है, मतलब दूसरा बंदा उसको खरीद लेता है। अब आता है क्वेश्चन इनका। क्वेश्चन ये है कि उस नंबर पर हम लोग पहले से जो ईमेल आईडी हमने बनाया हुआ है, क्लाउड अकाउंट है, गूगल ड्राइव है, ये सब चलता है, तो वो बंदा दोबारा सिम जब चलाता है तो वो उस ईमेल आईडी जो जियो क्लाउड पे है, गूगल ड्राइव पे है, वो भी चल सकती है क्या उस फ़ोन से? अच्छा सवाल है। उसने कहा कि मैंने अपना सिम सरेंडर कर दिया या मेरा सिम सर किसी और का हो गया, अब तो उससे लिंक्ड जो जीमेल आईडी है, यदि आपने वो लिंकिंग डीलिंकिंग नहीं किया तो चल ही सकती है। तो आपको पहले तो डीलिंक कर लेना चाहिए। यदि आपका कोई पुराना सिम ऐसा आप सरेंडर कर रहे हो और आगे कंटिन्यू नहीं करोगे और उससे लिंक कोई भी आईडीज़ हैं, चाहे जीमेल है या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या कोई बैंक है, तो इट्स अ बिग रिस्क, क्योंकि ओटीपी तो आएगा उस पर और उससे आप फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू वो एक्सेस ले सकते हैं। और ओसिंट के थ्रू ये पता करना भी बड़ा आसान है कि इस मोबाइल से लिंक
कौन कौन सी आईडी चल रही है, ओके, ये पता हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं कि आप मोबाइल नंबर डालिए, बताते हैं कि इसके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो इस मोबाइल से लिंक। सो यू कैन स्टार्ट, इफ़ यू गेट द एक्सेस ऑफ दैट सिम, आप उसको कोशिश कर सकते हो फॉरगेट कर पासवर्ड करके ट्राई करने की। और अगर बंदा थोड़ा चालू वगैरह हो, चालाक हो, तो वो तो सारी लोकेशन वगैरह भी ट्रैक कर सकता है उसके बंदे की। बिल्कुल कर सकता है, तो पुराना बहुत कुछ निकाल सकता है। और गूगल फोटोज ये पे रिस्क, हाँ अभी रिस्क इसलिए बढ़ गया क्योंकि अर्ली स्टेज में क्या होता था कि लोग मल्टीपल सिम रखते थे, फिर स्विच कर दिया, फिर ये कर दिया, बहुत ऐसा करते थे। अब आफ्टर हैविंग दैट सिम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, यदि आप ऐसा करते हैं तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके संग आपका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री अटैच्ड है। अब वो पूरी हिस्ट्री उस नंबर से लिंक्ड है, तो यदि कोई सर्च करेगा कभी, वो सेंड करेगा उस नंबर से, तो आपकी हिस्ट्री एक्सपोज होगी। फाइन सर, एक क्वेश्चन है, एक स्नैपचैट पे हमने एक वीडियो लगाया था, उस पे आया है ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। ये है कोई दिल खुश, ओके दिल खुश कर दिया इन्होंने क्वेश्चन करके। ये कह रहे हैं क्या स्नैपचैट का डेटा भी लीक होता है, कैन वी यूज स्नैपचैट फॉर प्राइवेट टॉकिंग? देखिए, मैं स्नैपचैट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, डिस्कॉर्ड, ज़ेंगी या जो भी ऐप्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे के प्रति कंपेयर नहीं करने वाला। ठीक है कि भाई ये बेटर है या वो खराब है। लोग यही चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि क्या उसमें भी, देखो जो रिस्क एक में है वो दूसरे में भी हो गई, जो कन्वीनियंस एक में है वो दूसरे में भी होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट जो उनका सवाल है कहने का क्या उसमें भी लीक होगा, तो होता है, सब में होता है। दूसरा उनका सवाल था कि प्राइवेट कम्युनिकेशन के लिए सेफ़ है, तो नहीं, कोई भी एब्सोल्युटली सेफ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो रिस्क जो एक में वो दूसरे में क्यों नहीं होगा। मैं अब एक्सपोज करके इसलिए नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना शुरू कर देंगे जो लॉ इन्फोर्समेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। जो मुझे बोला जाता है कि आप प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज दोज थिंग्स, क्योंकि उसी वजह से तो हम पकड़ते हैं लोगों को। बिल्कुल, लेकिन ये रिस्क हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं दे सकती अनलेस अनटिल। सर आपने जो कहा अनलेस अनटिल, तो क्या इस अनलेस अनटिल में डार्क वेब भी आता है कि डार्क वेब प्राइवेट चीज़ों के लिए बड़ा सिक्योर है, एक नेगेटिवली वहाँ पे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, उसको नहीं पकड़ सकता? डार्क वेब किसी ने तो क्रिएट किया। हाँ सर, इस पे हमने ये वाला तो डिस्कस किया था। बिल्कुल, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, हिडन एजेंडा है। बिल्कुल। सो हर चीज़ का जैसे हम डिस्कस करते हैं कि दो फेस होते हैं, एक जो आप जिसको पढ़ते हो किताबों में और समझते हो, और एक होता है जो जिसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो कह देते हैं, पर हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है, कुछ तो सच्चाई होती है। तो इसलिए उस एंगल से मैं कह रहा हूँ कि जब अनलेस अनटिल का मतलब है कि जब वो सुपर पावर चाहेगी तो सब हो सकता है। लेकिन सर वो सुपर पावर, मतलब मान लीजिए डार्क वेब की अगर हम बात करें तो इसमें कीनेस चीज़ें होती है, तो वो इतनी सारी ये चीज़ें होने क्यों देती है जो क्योंकि सुपर पावर चाह ही रही कि हो, उसने तो क्रिएट किया है ना। मतलब जो भी उसके पीछे लोग हैं, दे वांटेड टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ आर्म्स, अम्युनिशंस, ड्रग बेच के। और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो आर्म्स है वो कौन बेचता है। तो यदि वो सीधे सीधे, आप जानते हैं कि 90s में 9 साल ईरान इराक का युद्ध चला था, तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? सर यूएस सपोर्ट कर रहा था, सारा आर्म्स दिया, सपोर्ट सिस्टम खड़ा किया, और उसके बाद उसी ने ख़त्म कर दिया। खत्म किया। जब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था तो ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? सर ये लोग थे, इजराइल। मतलब कहने का मतलब सर ये, इजराइल वाज सपोर्टिंग फुल्ली ईरान, फिर ऑल आर्म्स जो भी था। बिल्कुल। और आज इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इजराइल ईरान को आर्म दे रहा था तो इजराइल आर्म्स ले कहाँ से रहा था? यूएस से। और ये थ्योरी खुल गई, बात में लीक हो गई। तो उनको लगा कि यार यदि ये चीज़ इतना मतलब खुल रही है और ऐसे तो कर नहीं पाएंगे आगे लंबे समय तक, क्योंकि हमें तो लड़ा के ही पैसा कमाना है। तो प्रॉब्ली दे क्रिएटेड अ सिस्टम विच कैन फैसिलिटेट दिस सेल विदाउट एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। सो डार्क वेब पे अपने आप को छुपा के, बिटकॉइन के थ्रू, जिसमें पैसे देने वाला भी छुपा हुआ है, खरीदने वाला भी छुपा हुआ है, बेचने वाला भी छुपा हुआ है, क्या अचीव करना चाहते थे। और $2.3 ट्रिलियन की इकॉनमी है डार्क वेब की, जो बिटकॉइन की है, बिटकॉइन की जो वैल्यू। तो आप समझ रहे हो कि आप कितने देशों के बाहर निकल चुके हैं। खैर कितने देशों के बाहर तो एनवीडिया भी निकल गया 5 ट्रिलियन की जो वैल्यूएशन उसकी हुई है। तो उसी तरीके से देखिए, आप जब पीछे जाते हैं कि 2.3 ट्रिलियन कहीं तो किसी को हेल्प कर ही रहा है ना। तो सर मतलब लड़ाई की बात थी, लड़ाई में एक चीज़ और याद आई सर, इराक कुवैत की वॉर हुई सद्दाम हुसैन वाली, इसमें पहले सपोर्ट किया सद्दाम हुसैन को पूरा,
और फिर इसको कहा कि अटैक करो, और अटैक करते ही कुवैत के साथ आ गए, और फिर इसको उसमें तो सर उसको तो कभी इतने आराम से डिस्कशन करूंगा मैं, क्योंकि वो एक लाइन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस पूरे वॉर में जब कुवैत और ये सद्दाम हुसैन वाला प्रकरण चल रहा था, उसमें जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी उनके रोल देखना, तब आपको लगेगा कि यार ये तो खेल ही कुछ और है, ये खेल कैसे रचा जा रहा था। एंड वील डिस्कस। अच्छा आपने हिंट दे दिया, अगले उसमें देखोगे पूरा आपको एक एक कंट्री का, जॉर्डन से लेकर लेबनान से लेकर आपका यूएई से लेकर हर कंट्री का रोल दिखाऊंगा, उसमें उनका रोल था क्या, वो करना क्या चाह रहे थे और क्यों नहीं किया उन्होंने वैसा। सो ये चीज़ जो है ना, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अलग होती है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि इकोनॉमी पर ही ड्राइव करती है चीज़ें, किसी का कोई सोशल सर्विस का कॉज नहीं होता हर आदमी हर जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रीज़न की वजह से दबाव में है या डेस्परेट। सर एक बुक है आई थिंक इकोनॉमिक हिटमैन के ऊपर कोई, आई जस्ट डोंट, मतलब मैं अभी याद नहीं रहा किसकी बुक है, तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया कि किस तरीके से वो बंदा जो था वो एक एजेंट था, पहले बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा था, वो काम करता था कहीं और, तो उसको उठाया गया, स्पेसिफिकली उसको एजेंट बनाया गया, एजेंट बना के उसको पूरा इकोनॉमिक हिटमैन की पूरी ट्रेनिंग दी गई, ट्रेनिंग दे के फिर दूसरे कंट्रीज में भेजा गया, और किस तरह वो पूरे इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कराए गए पूरे दूसरे कंट्रीज, और फिर बाद में जाके जब वो उसको फिर निकाल दिया तो फिर उसने बुक लिखी। और लोग तो ये कहते हैं बुक्स वगैरह लिखवाते भी वही लोग हैं ताकि इनकी और पहचान हो, इस तरीके से क्रेडिबिलिटी आती है। क्रेडिबिलिटी जब हम कहते हैं ना, जब डिबेट में बोलते हैं ना कि फलानी बुक में लिखा हुआ है, अब वो फलानी बुक वाला बंदा क्रेडिबल बन जाता है अचानक से, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आप आपकी अपनी ओपिनियन नहीं है, बट बिकॉज एक्चुअली आप इस ओपिनियन को ठप्पा लगाना चाह रहे हो, तो आपने अपनी ओपिनियन पे XYZ के थ्रू एक किताब लिखवाई और कहा बिकॉज उसने भी, उस इंटेलेक्चुअल ने भी कहा। तो ये एक पुराना तरीका रहा है, ये रशिया का भी रहा है, US का भी रहा है, कि आप ये क्या करते थे, आपको पता है कि जब रशियन और इंडियन रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग थे एक पीरियड में, तो जितने हमारे साहित्यकार थे वो रशिया जाते थे, उनको फ्री के ट्रिप लगाए जाते थे और वहाँ उनका ध्यान रखा जाता था, और फिर वो यहाँ आते थे और रशियन बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे, उनके कल्चर की तारीफ या जो भी, इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के थ्रू इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करना। ये होता है लॉन्ग टर्म, ये छोटा नहीं होता, ये होता है, ये इसका इम्पैक्ट आता है 30 साल बाद, 40 साल बाद। सो जब कोई देश बहुत आगे का सोच रहा होता है ना, तो वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। तो एक माइंडसेट बन जाता है एक जनरेशन का, क्योंकि जो लिखा गया किताबों में आप उसी को पढ़ोगे, तो जितने भी साहित्यकार में किसी का नाम लिखोगे तो वो सारे इन्फ्लुएंस थे उस कम्युनिस्ट फिलॉसफी से जो रशिया डालना चाह रहा था। एंड सारी बुक, सारी स्टोरीज, फिल्मों पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखोगे कि जो फिल्में भी बनाएंगे ना, वो रशियन इन्फ्लुएंस के हिसाब से ही थी। ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था रशिया का, जिसने भारत के बहुत सारे लोगों की सोच को प्रभावित किया, बदला, और उससे न सिर्फ हमारी कुछ ग्रोथ रुकी भी, काफ़ी सारे इश्यूज भी खड़े हुए। ऐसे US हर जगह करता है, तो दोनों ही कंट्रीज करती हैं। चाइना भी करता है कि जगह पंप करके इसको बोलते हैं पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्फ्लुएंस, कानून बना देना, और वो कानून कहीं ना कहीं इनको इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। लेकिन उसके पहले एक माइंडसेट तैयार किया जाएगा कि ये कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसका सोशल इम्पैक्ट है। पर वो सोशल इम्पैक्ट के लिए 50 किताबें की रेफरेंस में आ जाएंगी, लेटर आ जाएंगे, आर्टिकल्स आ जाएंगे, न्यूज़ आर्टिकल्स आएंगे, इसकी कहानी गढ़ी जाती है। तो सर डार्क वेब पे क्वेश्चन है, ये आया कि क्या एग्जाम पेपर्स कॉम्पिटिटिव टेस्ट के जो UPSC वगैरह, नीट या फिर दूसरे भी क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो भी डार्क वेब पे मिलते हैं क्या? बड़ा सोच के किसी ने क्वेश्चन अच्छा सवाल किया है। अभी तक तो मेरी संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, लेकिन हो सकता है। मतलब मैं, चूंकि मुझे नहीं पता, ऐसा कोई नॉलेज में मेरे नहीं आया कभी डार्क वेब पे मिला है या किसी ने बेचा है। पर एनोनिमस कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ जिसके थ्रू ये रूट होता है, जैसे मैंने साहब कहा था डिस्कॉर्ड वगैरह के थ्रू भी होते हैं। और लेकिन डार्क वेब फुल फ्लेज इसलिए नहीं होता होगा शायद क्योंकि जो इसका कंज्यूमर है वो डार्क वेब पे नहीं है। यदि वो कल के दिन बेच भी देगा तो डार्क वेब पे सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेटर ही जा रहे हैं, तो शायद एक और। लेकिन देखिए सर माफिया डार्क वेब से लेके, हाँ, पर उनके लिए भी शायद ये इतना बड़ा गेम नहीं है। डार्क वेब पर वो चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो जिनका टिकट साइज बहुत हाई है, जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े लोग इन्वॉल्व हैं।
इसमें क्या होता है, यदि पेपर लीक भी होता है तो बहुत मीडियोकर लेवल का खेल मानता हूँ मैं इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 200 करोड़ 500 करोड़ का गेम बन भी जाएगा, तब भी इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर एक बंदा खेल चला रहा होता 500 करोड़ का, एक बंदा अकेले, मतलब या 1000 करोड़ का या 10,000 करोड़, वो भी इस तरह के डार्क वेब पर ऑपरेटर्स हैं। लेकिन संभावना है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी तरह से कुछ हो, लेकिन अब मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि कभी ऐसा हो। सर डार्क वेब एक्चुअली में लोग एक्सेस कैसे करते हैं? क्या सिर्फ टोर डाउनलोड करने से डार्क को एक्सेस हो जाता है, या फिर स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए आप कहाँ विजिट करेंगे? हाँ, क्योंकि आप ब्राउज़र इंस्टॉल कर भी लोगे तब भी आपको क्या पता कि वेबसाइट कौन सी ढूंढनी है, कैसे जाओगे। कुछ तो इंडेक्स पेजेस मिल जाते हैं, जैसे हिडन विकी का है, hidenwiki.org, वहाँ पे लिंक्स मिल जाते हैं कुछ डार्क वेब के, तो उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं लोग। फिर जब आप उनको कुछ हमारे सर्च इंजन्स होते हैं जो स्पेसिफिक टू डार्क वेब क्रिएट किए गए, पर इन सर्च इंजन में भी बहुत डायनेमिज्म है, मतलब बिकॉज क्योंकि डोमेन ही बदलते रहते हैं और उनके कंटेंट भी अपडेट होते हैं, तो फिर एक अलग तरीके है। फिर क्या होता है, कुछ फोरम्स होती हैं जिनको आप अच्छी पहले तो ढूंढना, फिर उनके मेंबर बन रहा है, जहाँ पर ये चीज़ें पुश मोड में आती है। सर ये हमारे वाले इंटरनेट पे होती है? नहीं, डार्क वेब पे। अच्छा, डार्क वेब। तो पहले डार्क वेब पर आप सर्च लिंक्स के थ्रू उन फोरम्स तक पहुंचते हो, ओके। फिर उन फोरम्स का पार्ट बनते हो, उसके बाद आप लेवल क्रॉस करते हो जिसमें आपको डीपर इंसाइट या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो ओपनली ऐसे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं होती। क्रेडिबिलिटी के अंदर सेंस है कि हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लोट कर दी है कि आप उसको सही मानकर कुछ गड़बड़ कर बैठो, अरे अरे देखिए ये मिल रहा है, ये विकी लीक मिल गया, या ये जो भी मिल गया, एंड देन ये करते हैं लोग कि डार्क वेब, क्योंकि डार्क वेब पे आप सोर्स का पता नहीं कर सकते, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई न्यूज़ पुश करनी है आपने, तो आपने कहा मुझे तो डार्क वेब से मिल गया था, ये देखिए ये एक इंफॉर्मेशन है विच इज़ एक्चुअली सोल्ड बाय समवन और कंज्यूम्ड बाय समवन, बट मैं इन दोनों तक पुलिस को नहीं पहुंचाना चाहता, तो मीडिया, लेकिन मीडिया में देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये चैनल इस तरह से लोग, तो वो उसमें फेक भी होता है। ज़रूरी नहीं कि वो सही इन्फॉर्मेशन ही मीडिया तक पहुंचा रहा, वो मीडिया को गलत इन्फॉर्मेशन देकर भी एक नैरेटिव सेट कर सकता है। तो सर कितना मुश्किल होता होगा डार्क वेब की वेबसाइट रिमेंबर करना, याद ही रखनी पड़ती होगी या लिखनी पड़ती नहीं होगी? कर सकते, जो 16 कैरेक्टर का रैंडम नंबर होता है या 56 कैरेक्टर का रैंडम नंबर होता है, आप 16 या 56 कैरेक्टर को आप कैसे याद करोगे? बिल्कुल। तो नॉर्मली तो जो अर्ली स्टेज एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो सर्च इंजन हैं, कुछ लिंक इंडेक्स पेजेस हैं, उन्हीं के थ्रू ही जाते हैं। रेडिट पर बहुत कुछ मिल जाता है, तो वहाँ से भी रूट करके आप डार्क वेब लिंक्स निकालते हैं। मत जाना भाई। तो ये है चैनल, बाकी जो फोरम्स में अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन सर वैसे जैसे मैंने कहा मत जाना, क्या एक्सेस करना, इस पर तुमने बात कर ली थी कि वो क्राइम नहीं होता एक्सेस करना, वहाँ पे जहाँ जो करते हो, लेकिन एक चीज़ बताइए मुझे कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जो एंट्री करते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं, लोग कमेंट में भी डालते हैं कि डार्क वेब कैसे एक्सेस करें, तो वो सबसे पहले किस तरह के क्राइम में फंसते हैं फर्स्ट टाइमर्स? डिपेंड करता है उसकी अपनी वल्नरेबिलिटी क्या है, हम किस वजह से वहाँ गए थे, तो उसी वजह से फंसेंगे। आप गए थे वहाँ पर ड्रग्स खरीदने के लिए, तो उस वजह से फंसोगे। आप गए थे वहाँ पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए, तो उस वजह से फंसोगे। फंसने के लिए हर जगह चैनल है, मतलब फंसना जरूरी है वहाँ पे। अरे ऐसा नहीं है कि जो बंदा वहाँ पर, क्योंकि देखिए वो है तो इवेंचुअली हिडन, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, हो सकता है वो ट्रैप ही हो, तो इस वजह से फंसते हैं। आप सिर्फ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस में भी जाओगे तब भी आप ट्रैप हो जाओगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब तक एक प्रॉपर ट्रेडिंग के संग नहीं जा रहे हो, the chances that you will do some mistake and eventually get into some legal trouble is very high, very very high. सर क्या वहाँ पे बिटकॉइन ही चलता है या फिर हमारे गूगल पे वगैरह ऐप भी चलता है? मोस्टली बिटकॉइन चलता है, गूगल पे तो नहीं चलता। मैंने लोगों की क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लिया। पेपैल से भी कई बार हो जाता है, और भी कॉइन्स हैं जो मोनेरो या इथेरियम वगैरह भी चलता है, लेकिन मोस्टली बिटकॉइन चलता है अभी। ओके। और सर क्या डार्क वेब भी एडिक्टिव होता है, जैसे कि स्मार्टफोन सोशल मीडिया की एडिक्शन होती है? बिल्कुल होता है। और क्यों होता है? क्योंकि देखिए जैसी दो चीज़ें होती है किसी भी एडिक्शन की, कि आपके अंदर एक उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है, और उत्सुकता को वो क्रिएट किए जा रहा है और क्रिएट किए जा रहा है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता, सो यू बिकम मोर क्यूरियस कि मुझे पता पड़ रहा है, तो वो एडिक्शन हो जाता है। जैसे कि आपको मैं रील दिखा रहा हूँ, अब रील तो नॉर्मल रील है, लेकिन आप देखोगे तो रील दिखाने का एक पैटर्न है कि मैं आपकी इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, जैसे साइंस को आप देखते हो, तो साइंस में मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, आपको पता है कि जो अभी
3i एटलस आ रहा है, उसमें ये चीज़ आई है, आपको क्यूरियोसिटी होगी कौन सा कॉमेट आ रहा है और क्या है। आपको पता है बृहस्पति पर जब साइंटिस्ट ने क्लोजेस्ट पिक्चर ली तो कुछ ऐसा दिखा जो सोच के आदमी हैरान रह गया। अरे क्या हैरान रह गया, हो सकता है अंत में जाके कुछ ऐसी खास बात हो ही ना, जैसे कि हमारा क्वांटम से दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यूरियोसिटी होता है, वो होता है। तो हर आदमी कंटेंट के थ्रू पहले तो आपको हुक करना चाह रहा है। उसी तरीके से डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हुक तो कर लेंगी लेकिन ट्रैप भी हो सकता है। इंडिया के आप सर जैसे चीज़ें एक्सेस करते होंगे सर डार्क वेब, तो इंडिया में कौन है असल में डार्क वेब के कस्टमर्स? नहीं, मुझे ये बताने का अधिकार नहीं है कि कौन लोग हैं, क्योंकि हमें भी ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती हमारे पास। ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। जो पकड़े गए हैं वो मोस्टली ड्रग पेडलर्स हैं। एनसीबी ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए जो उसमें पकड़े भी गए, और कोई अभी आर्म्स एम्यूनिशन वाला या किसी दूसरे क्राइम वाला मेरे अगेन नॉलेज में नहीं जो पकड़ा गया हो, लेकिन होंगे शायद, हर तरह के लोग होते हैं। डेटा खरीदने वाले, हैकर हायर करने वाले बहुत लोग हैं, पर चूंकि प्रॉब्लम क्या है कि उनके खिलाफ सीधे सीधे कोई कंप्लेंट नहीं आती है, इस वजह से वो बच जाते हैं। सर मैं किसी को भी हायर करके किसी को भी हैक करा सकता हूँ क्या डार्क वेब से? हाँ, लेकिन वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको सर्विस ना डिलीवर करे लेकिन पैसे लूट ले आपके, उल्टा आप ही निकल जाए। ओके, आपको एक वीडियो आ रहा है कि एक नंबर डालिए और आदिल भाई का CDR निकाल लीजिए, और आपने डाल दिया और वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और पता पड़ा कि आपका CDR निकल गया, आपके पैसे निकल गए। तो सर फिर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, या मुझे नहीं जाना, मैं जैसे आपके निकले वो सर्विस बेचना शुरू कर देगा कि अयाज का CDR अवेलेबल है। तो सर एक बंदा कैसे आइडेंटिफाई करे कि वहाँ पे जो सेलर है वो लेजिट है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकता। देखिए वो ऐसे तो फिर आप सारी चीज़ खुलवा दोगे कि लेजिट है। वैसे आपको बता दो कि उसमें रेटिंग सिस्टम भी होता है। ओके, सर्विस का रेटिंग सिस्टम होता है, और आप काफ़ी हद तक ये भी पता पड़ जाता है कि किस कंट्री से रेट हुआ है। लेकिन क्योंकि हर आदमी VPN यूज़ करके नहीं कर रहा होता, तो वो गलतियाँ करने की वजह से वो सोर्स जहाँ से हुआ है वो कैप्चर होता है, लेकिन उस रेटिंग सिस्टम की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर तो जो डार्क वेब बंदा एक्सेस कर रहा है और वो एक्सीडेंटली इन सब चीज़ों में चले गया, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होता है? ये भी जरूरी है क्योंकि तो क्या किया उसने। हाँ, यदि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में तो फिर पॉस्को लगेगा और आप जाओगे जेल 20 साल के लिए, वो तो है ही। यदि आपने ड्रग किया तो ड्रग के चार्जेस लगेंगे आप पे, तो है ही। यदि आपने गन्स खरीदी हैं जो अनलाइसेंस्ड है तो उसके चार्जेस लगेंगे। तो वो जो क्राइम कर रहा है, डार्क वेब तो एक प्लेटफॉर्म है, वो क्राइम वो वैसे भी कर सकता था, वैसे भी ड्रग खरीद सकते थे, पान की दुकान पर बिक रही है तब भी वही चार्जेस लगते, डार्क वेब से खरीदा तो तब भी वही चार्जेस लगते। और सर एक रेड रूम वाली बात आपने बताई थी, मेरे को याद है जब हमने बात की डार्क वेब पे, तो ये जो रेड रूम्स वगैरह होते हैं और ये जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं किसको टॉर्चर वॉर्चर करना, तो ये कहाँ हो रहा होता है? स्पेसिफिक इनकी जगह कहाँ होती है? क्या ऐसे इंडिया में भी ऐसे लोग होंगे या कहीं स्पेसिफिक ही जगह होती है जहाँ ये सब काम होते हैं? इंडिया में होंगे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी समाज में है। इसी होता क्या है, कुछ चीज़ें होती है ना अयाज, मैं और आप शायद उस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक हम उस लेवल पे ना पहुँचे। बिल्कुल। जब आपके बैंक अकाउंट में $10 बिलियन पड़ा हुआ है और आप जो कुछ भी संभव है सब कर चुके हैं, प्लेजर डोपामिन लेवल वो कहाँ पे रहा? हाँ, अब आपको आगे जाना है तो उस लेवल के बाद ही आपको वो समझ में आएगा। आज मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा टॉर्चर हो रहा है और आपको मज़े नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आप उस सीढ़ियों को चढ़ के वहाँ नहीं पहुँचे हो, इसलिए हमारे लिए समझना या कहना बहुत मुश्किल है। पर ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हुए हैं। जब ऊँटों की दौड़ होती थी और बच्चों को बैठा के दौड़ाया जाता था, बच्चे चिल्ला रहे होते तो लोगों को दिखता नहीं था कि ये टॉर्चर हो रहा है, बच्चे किडनैप करके ले जाए जाते थे। यही हुआ है। तो देख रहे हो ना कि वो उनको वही प्लेजर दे रहा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे गिर रहे हैं, मर भी जाते थे कुछ के ऊँटों से। तो वही चीज़ रेड रूम में एक लेवल आ गया, वहाँ पर वो एक जिंदा आदमी को टॉर्चर करके उसको उसकी वजह से प्लेजर ले रहे हैं। और मुझे याद है मैंने शायद एक किसी क्रिमिनल का इंटरव्यू देखा था, तो इंटरव्यू है मुझे, और उसने मुझे उससे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि जब तुमने गोली मारी तो तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो उसका पता क्या जवाब था? उसका जवाब था, जब मैंने गोली मारी तो एक इतनी तेज आवाज़ हुई, जो ब्लड निकला वो तो अलग है, लेकिन जो आवाज़ इतनी तेज हुई कि मुझे एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्लेजर हुआ। उसका जवाब था। और बोले मैं बाहर गया हूँ और उस प्लेजर को दोबारा लेने के लिए मैं अंदर आया, मैंने दूसरी गोली मारी। जब मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो मैं उसको कॉम्प्रीहेंड करने लगा कि
कि ऐसा हो सकता है क्या, और ऐसा उसने बोला, उसी जो किलर था। आप यदि जेलों में जाएंगे और जो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, रेयरली आपको कोई ऐसा मिलेगा जो रिग्रेट कर रहा हो। उनको रिग्रेट नहीं होता है। सच्चाई इंसान की बहुत अलग है, वही डार्क वेब पर खुल जाती है क्योंकि वहां पर आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है। आज हम समाज में एक्सपोज्ड हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं। यदि हमें समझ में आ जाए कि लोग नहीं देख रहे हैं तो हम वो करने लगेंगे। सर इसी से याद आया, जो प्लेजर की आप बात कर रहे हैं, और इसमें एक एंगल मेरे समझ में आया कि जो जो ये मल्टी मिलियनर लोग होते हैं, इनके पास ज़्यादा सब कुछ आ जाता है, उधर ये चीज़ ज़्यादा होती है मेरे जो समझ में, आप हो सकता है उसको क्योंकि पैसा वही देंगे। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ आती है सर, जैसे कि ग्रीस की या कहाँ की बात आती है, पुराने सिविलाइजेशंस में जब ये चीज़ हुआ करती थी तो बड़े जो एम्परर्स लोग हुआ करते थे, ऐसा कुछ आता है कि शेर के पिंजरे में बंदे को छोड़ दिया करते थे। बिल्कुल होता था, और वो हुआ है और आपने तो हिस्ट्री में लिखा है। बिल्कुल। या दो लोगों को लड़वाया जा रहा है और सारे लोग पूरा ऑडिट उसमें स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, और उसमें से पता है कि दो में से एक तो मरेगा ही मरेगा। ये जो लड़ाई ख़त्म होने वाली है वो पूरा प्लेजर लिया जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितनी भी लड़ाई चलेगी, जो चीखें होंगी वो होंगी, और अल्टीमेटली वो दूसरा भी मरेगा, शायद उसको शेर से लड़वा देंगे, जो भी उनका प्रोसेस हो, बट दे आर देयर टू डाई। तो क्यों? क्योंकि इनको प्लेजर आ रहा है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस होता है। फाइन सर, डार्क वेब पे आऊँगा, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा मैं आपसे, कंसिडरिंग कि आप बात कर रहे थे थोड़ा जियोपॉलिटिकल, एक क्वेश्चन रह गया मेरा जियोपॉलिटिकल में सर ये आजकल जो सिचुएशन चल रही है, इतने टैरिफ लग रहे हैं, ट्रम्प साहब थोड़ा परेशान हो गए, इधर से हम रशिया से ऑयल ले रहे थे तो मर्जी आके ट्वीट कर दिया। तो इस सिचुएशन में इंडिया आगे कहाँ जा रहा है? आप इंडिया की ग्रोथ को कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है इंडिया का फ़ायदा ही होगा। ओके। देखो, सबसे पहले तो इंडिया चाइना रिलेशंस थोड़े से बेटर हो गए। इतने खतरनाक लेवल पर जा चुके थे, रशिया और क्लोज आ गया, क्योंकि रशिया को भी लग रहा है कि यार इस सिचुएशन में भी इंडिया ने साथ नहीं छोड़ा। जब ऊपर से टैरिफ लगाया जा रहा है तब भी हमने कहा नहीं, ऑयल तो हम तुमसे खरीदेंगे। तो बुरे वक्त में ही अच्छे दोस्तों की पहचान होने वाली जो कहावत है इधर दिख रही है, और हम थोड़ा सा और इंडिजिनस होंगे। अभी जो हमारी डिपेंडेंसी से, अब देखोगे हमारी सोच अचानक से ऐसी होगी कि हमारे अब अपने टूल्स आएँ, सॉफ्टवेयर आएँ, ऑपरेटिंग सिस्टम आएँ, हार्डवेयर आएँ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में भी हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जब आप, और ये चीज़ तब नहीं करते हो जब आप इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट होते हो। अच्छा तो मिल रहा है, सस्ता तो मिल रहा है, मैं खुद क्यों बनाऊँ? यदि चाइना आपको हर चीज़ सस्ती दे ही रहा है तो वो चीज़ आप कभी बनाओगे ही नहीं, क्योंकि बनाओ भी लोगे ना तो उतना सस्ता नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्ट इकोनॉमी ने आपको इतना प्रेशराइज कर चुका होता है, पर जैसे ही वो बंद होता है तब दबाव आता है कि यार हम तो पिन भी नहीं बना पा रहे, हम तो ऑल पिन के लिए भी डिपेंडेंट थे, तो फिर बनाते हो आप, एंड इट हेल्प्स, क्योंकि आपकी जॉब्स बढ़ेंगी और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ, भले ही उसको आप बेवकूफ़ी बोलें या कुछ भी बोलें, ट्रंप को लॉन्ग रन में इंडिया को मदद ही कर रहा हूँ। फाइन सर, एक डायरेक्ट सवाल आपसे, इंडिया का दुश्मन चाइना ज़्यादा बड़ा दुश्मन है या फिर यूएस ज़्यादा बड़ा दुश्मन है? यार बड़ा छोटा नहीं होता, मैं बताता हूँ, ये होता है सिचुएशन, और मैं तो किसी को दुश्मन मानता ही नहीं। हम सब अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने फ़ायदे के गुलाम हैं। इसमें कोई लॉन्ग टर्म दुश्मनी थोड़ी ना है कि मैं इसलिए दुश्मन हूँ क्योंकि मैं दुश्मन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, उसको पता है चाइना को कि जब आप हाथी बन जाते हो ना, या आप शेर की सवारी कर रहे हो, तो आप फिर उतर नहीं सकते, फिर आपको दौड़ना ही है। आप उतरोगे तो वो खा जाएगा आपको। बिल्कुल, है ना, ये एक खतरनाक। तो जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो आप ग्रोथ करते करते ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि हर साल आप 5%, 10%, 15% से ग्रो कर रहे हो, और अब आप 15% से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हो। यदि आप 25-30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाते हो और फिर 15% से भी ग्रो करोगे तो इंडिया की इकॉनमी सिमट जाती है उसमें। भाई 3 ट्रिलियन डॉलर 4 ट्रिलियन डॉलर तो 15% में आ जाएगी। ये है। तो अभी चाइना वहाँ टच किए हुए है और वो भाग रहा है। अब वो किसी भी ऐसी परिस्थिति को नहीं लाना चाहता कि उसकी वो ग्रोथ रुके। यदि वो रुक गई ना तो वो बर्बाद हो जाएगा। उसका इन्वेस्टमेंट, उसकी मशीनरी, अब उसने 15 बिलियन, छोटे छोटे प्रोजेक्ट में 15-20 बिलियन डॉलर डाल रखे हैं। आप देखोगे उसके जो R&D इन्वेस्टमेंट हैवी है, उसके विजन बड़े हैवी है कि मंगल पे पहुंच जाऊं, यहाँ पहुंच जाऊं, तो उधर इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा हो चुका है। सो माय पॉइंट, एंड दैट हैपेंस विद कंपनी ऑल्सो। यदि आप एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देखिए, सत्यम जब डूबी तो क्यों डूबी? जो रामलिंगा राजू ही थे ना जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने बिल्कुल यही डायलॉग बोला था। बोले मैं एक ऐसे शेर पर सवार था जो मुझे ही खा सकता था, तो मैं क्या करता? क्योंकि उन्होंने पहले कुछ मैनिपुलेशंस किए ताकि
बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाए और वो पैसा उठा सके मार्केट से। तो वो जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसमें झोलमोल हर कंपनी थोड़ा बहुत करती है, पर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होते होते उसकी बैलेंस शीट इतनी बड़ी हो जाती है कि वो थोड़ा बहुत भी बहुत बड़ा हो जाता है। अब उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यदि कवर अप करेंगे तो डूब जाएगा पूरा सिस्टम, आज नहीं तो कल तो एक्सपोज हो गई। तो आप उसी रेस में लगे रहते हैं कि जब तक नहीं खुलता तब तक दौड़ते जाओ, जब तक लोगों को नहीं पता चुप रहो, क्योंकि यदि बोल दिया तो मर जाएंगे। तो ये एक रिस्क चाइना का है, वो अपनी सर्वाइवल के लिए सबको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। चाइना के बारे में हमने सर डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज़ उसमें भी रह गई थी, मतलब चीज़ें क्या होती है, मेरे को डार्क वेब पे एक क्वेश्चन आया था, मैं चाह रहा था उसको डिस्कस करूं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई तो थोड़ा सा वहाँ से भी क्वेश्चन आ गए। चाइना के सारे मोबाइल फ़ोन इंडिया में जो बिकते हैं, आप मान के चलिए चाइनीज़ बिकते हैं, सैमसंग और एप्पल के अलावा इतने 60-70% आप मान लीजिए, सारा डेटा चाइना जा रहा है। हमने बात की कितनी ख़तरनाक है ये सब चीज़ें, उसके बावजूद भी इतना आसान क्यों है हमारे यहाँ पे कि चाइनीज़ कंपनियां स्मार्टफोन्स का हर चीज़ ले लेती है, और अभी डेटा की हमने बात की, जो टाइप कर लेता है वो भी हो जाता है। मतलब इतना आसान क्यों गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है? छोड़ा नहीं हुआ, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली हुआ है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं हुआ है, ये पूरे ग्लोबली हुआ है। चाइना का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया थोड़ा ना यूज़ कर रहा है। चाइना अपने प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लेवल से बेच देता है। आप देखोगे चाइनीज़ प्रोडक्ट यूरोप में जो जाते हैं वो किसी और का मेड इन टैग लग के भी चले जाते हैं। वो उसने पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया। उस इकोसिस्टम में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जहाँ पर हाथ से काम करने वालों की ज़रूरत थी, वहाँ चाइनीज़ इकॉनमी पूरा ग्रो की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ वहाँ लगनी शुरू हुई क्योंकि सस्ता लेबर था, उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। उस समय इंडिया में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अनस्टेबल था। यदि आप गौर से देखो तो भारत में 83-84 के बाद से लेकर 2000 तक कितने प्रधानमंत्री बदले? हाँ सर, बहुत। यदि आपका पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल होगा तो कोई पैसा डालेगा ही नहीं। उसको पता नहीं कि मैं इससे डील कर रहा हूँ, ये कल होगा नहीं होगा। बिल्कुल, आपको एक ही लीडर बहुत लंबे समय तक चाहिए, तब आदमी एक बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट में एक जो फैब्रिकेशन यूनिट है उसको लगाने का खर्चा $multi-billion है। उतना इन्वेस्टमेंट और एकदम से नहीं होता। वो 5 साल में बनती है फैब, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तब बिकना शुरू होगी, फिर वो पीक पर पहुंचेगी धीरे धीरे, तब जाके उसका रिटर्न आएगा। एंड इट में टेक 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के लिए कम से कम एक लीडर तो हो जिसको कल के दिन पॉलिसी बदल दी उसने, फिर तो रिस्क कैसे लेगा आदमी? चाइना का आपने देखा है कि एक लीडरशिप लंबे समय तक रही और उसका एडवांटेज मिला उन्हें, और लोगों ने इन्वेस्ट किया और वहाँ पर फैब लगनी शुरू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। ये एक स्ट्रैटेजिक था, और उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उन्होंने अपने सारे ग्लोबल फुटप्रिंट क्रिएट किया। भारत वो मिस कर गया। 90s से लेकर 2000 का जो ये 20 साल का पीरियड था, 84 से 2003 तक, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से मिस हुआ। क्योटिक था, इकोनॉमिक सिस्टम भी क्योटिक था, सिक्योरिटीज़ नहीं है, आप देख रहे हो हर दिन ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम होती है ना, किसी भी देश के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी और दूसरी सिक्योरिटी। यदि आप ये इंश्योर कर दो, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं अपने आप। गवर्निंग सिस्टम कई बार चीज़ों को इनएफिशिएंट बनाता है, एफिशिएंट नहीं बनाता। हम एक नेटवर्क में एक थ्योरम पढ़ते हैं, एल्गोरिथम, जिसको बोलते हैं अलोहा। तो कंप्यूटर नेटवर्क की बुक पढ़ेंगे आप, तो उसके बाहर फ्रंट पेज पर ऐसे जंगली खड़े, पत्ते बांधे हुए, और तो आपको लगेगा कि यार एक कंप्यूटर नेटवर्क की बुक है, इसमें ये जंगली क्यों खड़े हुए हैं भाला वाला लेके। सो बेसिकली वो अलोहा प्रोटोकॉल को डिपिक्ट करता है। अलोहा प्रोटोकॉल ये कहता है कि यदि आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, चुपचाप बैठ जाएंगे, तब भी आप 8% से ग्रो करेंगे। ये नेचर आपको ग्रो करा देगा। इन अ सेंस कि यदि मैं एक टावर्स पर कॉल लगा रहा हूँ रैंडम, और आप भी लगा रहे हो, मैं भी लगा रहा हूँ, सब लगा रहे हैं, पर उसमें चूंकि सब एक साथ लगा रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉल सक्सेसफुल नहीं होगी, कॉल ड्रॉप होगा। हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया कि भाई पहले ये लगाएगा फिर ये लगाएगा, जब ऐसा कुछ नहीं है। टोकन बस, टोकन रिंग, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं। हमने कहा कि लगा, जिसका भी लग जाए वो बात कर लेना। तो भी 100 में से 8 लोगों का सक्सेसफुल लग जाता, जबकि प्योर क्योस है। तो उन्होंने कहा फिर यही से रखते हैं ना। ये क्यों, कोई रेगुलेशन ही क्यों करना। और यदि आप स्लॉटेड डलवा कर लो, थोड़ा सा और इंप्रूव कर लो, तो डबल हो जाता है, 16% 17% हो जाता है। तो ये जो देश की ग्रोथ है, यदि आप पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ना करे, चुप बैठ जाएगा, तब भी 8% से ग्रो कर जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत भी रेगुलेट कर दिया तो 16% से ग्रो कर जाएगा। ये
फाइन सर, आपने कहा बड़ी पॉइंट होती है सिक्योरिटी, उससे एक और सवाल माइंड में आया, प्राइम मिनिस्टर की साइबर सिक्योरिटी कैसे की जाती होगी? मेरे से पूछ के नहीं की जाती है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, और यदि मुझे पता भी होता तो आई एम नॉट सपोज टू रिवील। तो फॉरगेट अबाउट प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब सर वही मैं जानना चाहता हूं, उनकी तो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी नहीं, उनकी तो हर चीज मल्टीपल लेंसेज के थ्रू स्कैन होकर ही होती है। यदि उनका कोई प्रोग्राम भी बना हुआ है तो आपने पता है कि 1 महीने पहले से प्रोग्राम सेट है, और जिस जगह उनको जिससे मिलना है वहाँ पर जाके फिजिकल असेसमेंट्स, एंटी सबोटाज से लेकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, विच इज इन फिजिकल सेंस ऑल्सो सेम हैपेंड इन IT सिक्योरिटी ऑल्सो। वो तो अलग है, लेकिन आप उनका डीप हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि PM है भाई, इंसान है, यूट्यूब पे भी जाते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है, व्हाट्सएप भी मतलब कुछ तो होता है, तो वो चीजें ट्रैक कोई ना कर ले, इसके लिए क्या होता होगा? और इसके लिए तो मेरे हिसाब से लोग बड़े लगे भी रहते होंगे, मतलब बड़ी लगे रहते होंगे, मतलब देखिए पहली चीज दुश्मन देश जितने होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ PM के लिए ही नहीं, बहुत सारे सिमिलर लोगों के लिए भी उतनी ही सेंसिटिव है। जैसे कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या जो CDS है, या जो बिजनेसमैन है अंबानी अदानी, उनके लिए भी उतना ही क्रिटिकल है, क्योंकि उनका भी यदि ये चीज़ निकलेगा तो आपको पता है इकॉनमी कैसे हिलेगी। सो हर किसी को वो अचीव करना ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ PM के लिए एक्स्ट्रा कॉन्शियस है, बिकॉज ये इसके लिए पूरी एजेंसीज लगी हुई हैं, बिल्कुल उनका पूरा कोशिश हो, वो एक डायनामिज्म रखा जाता है। किसी भी चीज़ को यदि सिक्योर करना है तो सबसे आसान तरीका होता है डायनामिज्म, ठीक है, कि आप कोई पैटर्न, कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इस तरह के रखो ही ना जिसकी वजह से कोई पहचान पाए कि ये है, और यदि ऐसा है तो फिर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अपने बिजनेसमैन की बात की है, अंबानीज, अडानीज, एंड ऑफ कोर्स मतलब मल्टी बिलियनर्स लोग हैं ये, अगर कुछ भी चीज़ लीक हो गई, कुछ भी हो गया तो स्टॉक गिर गया, ये सब चीज़ होगी, इवन स्टॉक गिर गया तो कंट्री की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब इतने बड़े लोग हैं, इनकी भी तो सिक्योरिटी सर बड़ी मतलब सॉलिड होगी साइबर एंगल से, कि मतलब कुछ हैक ना हो जाए, कुछ लीक ना हो जाए, तो एटलीस्ट चलिए PM की बात तो अलग है, लेकिन इनको कैसे सिक्योर रखा जाता होगा? हाँ, तो इनके लिए भी वही होता है। देखिए जैसे कि कोई भी चीज़ यदि आप इनके बारे में पता करना चाहते हैं तो आप तक फिल्टर्ड ही पहुँचेगी, ओके, क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड चैनल ऑलरेडी क्रिएटेड है साइबर स्पेस में भी और फिजिकल वर्ल्ड में भी। पर मैं कुछ अपने अनुभव बताता हूँ, और आपको ऐसा लगे शायद, क्योंकि किसी और को शायद मौका ना मिले। मैं एक बार करण अदानी जी से मिलने गया, ओके, अहमदाबाद। तो उनकी एक टावर है, उसमें वो हर फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, तो जिस फ्लोर पे ऑफिस था मेरी मीटिंग थी, तो मैं गया तो बैठे हुए थे, वो अकेले मिले, आए बैठे, और उनकी 2 छोटी बच्चियाँ थी, और वो खेल रही थी, शायद वेकेशन होगा स्कूल का। अच्छा, पूरे रूम में और कोई बोर्ड मेंबर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मैं, वो मेरे संग एक और बंदा गया था, हम तीनों बैठ, तो हमने बातचीत की। इतने वो बच्चियाँ ही, तो मैंने देखा कि वो उसको होमवर्क करा रहे थे, बगल में बैठा के, एक को यहाँ बैठा लिया, एक को बैठा लिया, और मेरे को इंट्रोड्यूस कराया कि ये देखो, इनसे सीखो, इंडिया के सबसे बड़े हैकर है, ऐसा कुछ करके उन्होंने कुछ बोला। अच्छा, बहुत छोटी बच्ची थी, तो लेकिन मुझे जो चीज़ दिल में रह गई कि ऐसा तो नहीं है कि इनको टीचर नहीं होंगे, ट्रेनर नहीं होंगे, ट्यूटर नहीं होंगे, मतलब पर वो कि मैं उतना समय दूं अपने बच्चों को जितना कोई भी एक नॉर्मल फैमिली देती है, और उसकी इम्पोर्टेंस रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नहीं तो हमारी प्रायोरिटीज़ एक नॉर्मल लाइफ में भी हम देखते हैं कि बच्चों के प्रति निगलेक्टिंग हो जाती है, कि हम तो बिजी हैं, हमारे कारण होता है हम तो बहुत बिजी हैं, तो अब टाइम नहीं दे पाते हैं हर चीज़ के लिए, हमने बंदे रखे हुए हैं, बंदा जाता है। इसी तरह मैं एक और क्या देख रहा था, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पीयूष बंसल का, लेंस कार्ड का, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ये ध्यान रखते हैं कि देखिए आपकी लाइफ में आप बाकी चीज़ें कुछ भी करो, सबसे बड़ी जो आपकी कमाई है या सबसे बड़ी जो धरोहर है वो आपकी फैमिली है, और उससे जो आप एन्जॉयमेंट कर रहे हो या जो उसके प्रति समय दे रहे हो वो कभी सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। ये मैंने उस दिन सीखा और मुझे अच्छा लगा, एंड मैंने उनको बोल के भी आया, मैंने कहा अदरवाइज़ कहाँ अपने ऑफिस में आप बच्चों को लेके जाते हो, व्हेन यू आर टू बिजी एंड रनिंग ऑल द टाइम। शायद लोगों को कभी पता ना पड़े, इसलिए मैंने कहा बता दें कि ऐसा भी एक एंगल है इन लोगों का। बिल्कुल सर, बच्चों की बात आई और सवाल ना बात से निकल के आ रहे हैं। मैं जो सवाल सोच रहा था वो तो आई नहीं अभी तक। तो
बच्चों को आजकल मैं देखता हूँ, हमने बात की स्मार्टफोन्स पे बड़े उलझे रहते हैं, लेकिन एक सवाल इसमें आता है कि आपके नज़र में, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को देखते हैं बच्चों पे और वो पढ़ते भी हैं काफ़ी, किस उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देना चाहिए? मेरे से पूछोगे तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के पास नहीं होना चाहिए। बिकॉज 18 साल तक आपका ब्रेन वैसे इवॉल्व कर रहा होता है जहाँ पर किसी भी तरह का आउटर इन्फ्लुएंस विल करप्ट यू। वो एजुकेशन के थ्रू भी होता है, पर फिर भी वो इतना फास्ट नहीं होता जितना सोशल मीडिया कर देता है। सोशल मीडिया में तो आप ब्लाइंड हो जाते हो एंड यू गेट लेजी भी हो जाते हो, एफर्ट कमाने का इच्छा कम हो जाती है क्योंकि आपको क्विक रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। एंड योर ट्रस्ट लेवल अनुभव पे नहीं, ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करने लगता है। आपके जो ट्रस्ट लेवल है आपके अनुभव पे होना चाहिए। सो वो रिस्क है बहुत ज़्यादा। आपने सिर्फ देख लिया कि ऐसा उसने वैसा वैसा किया और आपने उस पर ओपिनियन बना ली, विच इज़ बिग रिस्क। हम अब सब अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे धोखे खा के आए हैं, बहुत सारे इमोशंस के थ्रू निकले हैं, वही हमारी कमाई है, वो हमें स्ट्रांग बनाती है। अब आज के दिन मुझे कोई और झटका लगता है तो मुझे टूटने से रोक लेता है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा झटके खा चुका हूँ। पर यदि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उसमें बीतने लगेगी सोशल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड के हम एक्सपीरियंसेस ही कम कर देंगे तो हम एक झटके में डिप्रेशन में आ जाएंगे, झटके में टूट जाएंगे, सुसाइडल हो जाएंगे। वो सारे डर हैं मुझे, या हम कोई चीज़ बड़ी कन्विक्शन के संग लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। परसिवरेंस इज अ ग्रेट क्वालिटी विच नॉर्मली हम लोग अंडरमाइन करते हैं कि आप करते रहो करते रहो करते रहो तो जो बेस्ट होगा ना आप उससे ज़्यादा अचीव कर लेते हो। वो बहुत बड़ी ताकत होती है कि आप करना नहीं छोड़ना है, चाहे आपको हर बार ये लग रहा है कि नहीं अब नहीं होगा या ये अब तो प्रूव ही कर दिया दुनिया ने, चाहे वो दशरथ मांझी हो या अभी एक बंदा है जिसने नहर खोल दी, एक और मांझी का वीडियो आया। मैं कह रहा हूँ परसिवरेंस है यार उनमें, नहीं गिव अप किया, 30 साल लगे रहे, 40 साल लगे रहे, मतलब कौन कर सकता है। एंड सो विद बिजनेसमैन, वो फेल होते हैं फिर निकल जाते हैं। आप देख रहे हो तो सक्सेसफुल हो गए। और ये चीज़ बहुत सारे ऐसे लोगों पर लागू होती है। मैं अभी इसलिए इस चीज़ को लेके आया कि जब मैंने कुछ ऐसे, हम तो पॉडकास्ट 1 साल से कर रहे हैं, पर लोगों को शायद नोटिस करना तब ज़्यादा हो गया जब उन्होंने कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखे मेरे जो बहुत प्रोमिनेंट लोगों के संग किए। तो उन्होंने कुछ वीडियो बना के डालने शुरू किया, फिर मैंने उनको एज ए लर्निंग लिया। फिर मैंने उनके बारे में देखना शुरू किया कि उन्होंने क्या ज़िंदगी में किया है। तो कोई 4 साल से है, अभी 4 साल पहले ग्रेजुएशन किया है, ये किया है, वो किया है। एंड दे हैव वेरी हार्ड ओपिनियन एंड दे वेरी एरोगेंट ओपिनियन एंड अ वेरी मतलब ऑब्जेक्टिव कि हम इसको बंदे को ख़त्म कर देने वाली ओपिनियन, ऐसा वाला। तो मुझे लगता है आप कैसे करोगे, क्योंकि मैं एक दिन में नहीं किया है। मैंने ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैं 25 साल से गिर रहा हूँ। तो मुझे रिएक्ट करने का भी इच्छा नहीं करती कई बार, को पता नहीं है कि यार परसिवरेंस क्या चीज़ होती है। मैं ख़त्म हो जाऊँगा तो फिर से खड़ा हो जाऊँगा, तो मुझे रेगिस्तान में फेंक दोगे ना, वहाँ भी कमल खिला दूँगा मैं। वो वाली परसिवरेंस है भाई, हम उस पर जी रहे हैं, हम इस पर नहीं जी रहे हैं कि 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो अपने आप को स्मार्ट समझ बैठे हैं। वो वाला नहीं है हमारा ओपिनियन, वी डोंट नीड इनफेक्ट दैट। बाकी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो इंस्पायर भी होते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि भाई आप लगे रहो। अब फ़र्क मत पड़ना इस बात से कि कौन करेंगे, लोग नेगेटिव करते हैं ना, पहले आप विरोध करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन आप मत गिव अप करना, इस वजह से कि कमियां सब में होती। मैंने भी शायद कुछ ओवर द टॉप जाके भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यदि मैं नहीं डराऊंगा तो लोग उस चीज़ को सीरियसली लेंगे ही नहीं। यदि मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं बोलूँगा कि देखिए भैया सबके खतरे उतने ही हैं, तो फिर हर आदमी वो सिक्योरिटी सेटिंग चेंज ही नहीं करेगा। व्हाट्सएप 2 फैक्टर नहीं करना उसने, फेसबुक पर सेटिंग नहीं करनी। मेरे को तो ना खतरा है, मैं गाँव में रहता हूँ यार, मेरा कौन व्हाट्सएप हैक करेगा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि चेन में कोई भी वीक है तो सारी चेन वीक है। देखो सर, बच्चों पे एक और सवाल आया। आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं और उनको नहीं फ़ोन्स देने चाहिए, सोशल मीडिया स्पेसिफिकली की यही बात है, उनसे दूर रखना चाहिए। और डिप्रेशन भी आपने कहा कि ये सब चीज़ आ सकती है। तो क्या ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम हैं और जो लगातार इन्फ्लुएंस्ड में है सोशल मीडिया के, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा होता है बच्चों के लिए क्योंकि वो और क्या करेंगे, उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे क्या कंपेयर टू दोज जो 17, 18, 20 साल के बाद स्मार्टफोन चला रहे हैं? देखिए, आप जितना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास वो ह्यूमन ट्रेट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे,
जो स्पोर्ट्स में होते हैं, स्पोर्ट्स में आप हारते हो ना, फिर लड़ते हो, 10 में से एक भी गेम जीत जाते हो तो भी आप, तो आपका जो डोपामिन लेवल का वेरिएशन है वो बहुत अलग तरीके से होता है। यहाँ पर आपने देख रहे हो आपको किक 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 ही मिल जा रहा है आपको, मतलब ये प्लेजर, दुख ही नहीं हो रहा। आपको ज़िंदगी में दुख भी चाहिए होता है, आपको भूखा रहना भी होता है, आपको बिना पानी के आप कितने दिन रहे, आपको रहना आना चाहिए, एंड आपको वैल्यू तभी समझ में आती है। एक बार हम लोग कहीं गए फैमिली के संग में, 9 साल 10 साल का था, और जंगल से पैदल चल के जाना था, मेरे ख्याल से 8-10 किलोमीटर, वापस आ रहे हैं, अब मुझे प्यास लग रही है और कहीं पानी नहीं, तो मैं बार बार जिद कर रहा हूँ कि मुझे पीना है, और मैं, तो मेरे पापा ने ऐसे कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। उन्हें पता था पानी अब दे ही नहीं सकते, है ही नहीं, और मुझे जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और इसमें लगेगा करीब अभी 4-5 घंटे लगेंगे या 6 घंटे शायद, ऐसे था, लंबा रास्ता, चले जा रहे हैं, गाँव की बात। अब मुझे, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पोखर मिल जाएगा तो पानी पी लेंगे यार। तो मैं देखो वो पोखर मिल गया, अब मैं वो नहीं पी सकता क्योंकि वो गंदा पानी है। तो मुझे समझाया जा रहा, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं अभी पी लूंगा और मेरी प्यास बुझ जाएगी, ऐसा तो कुछ कहता भी नहीं है। वो स्ट्रगल, वो, और इवेंचुअली 4-6 घंटे बाद जब मैंने पानी पिया, जब मैं बिल्कुल फेंट होने वाली उसमें था, दिल में रह गया मेरे, मुझे पानी की वैल्यू समझ में आ गई उस दिन। अब मेरे हाथ से जैसे मैं बोतल में पानी पीऊँगा ना, तो आप ध्यान देना, मैं उठा के चला जाऊँगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो दो घूंट भी रह गया ना, वो भी कहीं जाके पी लूँगा मैं, या नहाते समय पानी। वो जो वैल्यू आएगी तभी जब आप एक्सट्रीम लेवल पर उस चीज़ को फील करते हो, अदरवाइज नहीं आएगी। वो रह गई मेरे दिमाग में, पानी इतना वैल्यूबल है भाई, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे और भी अनुभव होते हैं हर आदमी की लाइफ में, कि आप 4 दिन भूखे रहोगे तो रोटी की वैल्यू समझ में आ जाती है, और फिर आप किसी को ऐसे, आप खाना देते समय भी आपको इज्जत समझ में आ जाती है कि यार ये, मैं देख रहा था वो ऐसे फेंक रहा था कोई खाना, यार ये क्या तरीका, आपको वैल्यू ही नहीं पता कि क्या है वो। सर वो है ना, मान लीजिए कुछ खाना घर पे है और वो पसंद नहीं आ रहा, तो 2-3 घंटे भूखे रह के देख लो, वो पसंद आने लगे, वो चाहिए होता है। एक सर डोपामिन पे आपने बात की, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे कि प्ले स्टेशन में या कहीं पे लोग ना फीफा खेलते हैं, कि फीफा में जो खेलते हैं बच्चे, और 1-1.5 घंटे में, वहाँ पे लिखा हुआ था, एक्यूरेट मेरे को याद नहीं, वो कहते हैं कि 50-60 हज़ार बार वो पास का बटन दबाते हैं, और वो 50-60 हज़ार बार डोपामिन मिलती है उनको। और अगर वो रियल टाइम में जाके फीफा खेलेंगे तो वो हार्डली 10 बार 20 बार 25 बार ही पास देंगे, वो इतना ही डोपामिन होगा, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट। तो इसकी वजह से उनके वो जो डोपामिन के वो है ना, वो लेवल्स बढ़ जाते हैं, और फिर वो उनको उसमें वो आदत हो जाएगी उनको, बिल्कुल वो उस चीज़ की, यदि वो उतना नहीं मिल रहा है, जैसे हम बोर होने से डरने लगे। हम लोग जब छोटे थे तो हम बोर होते थे, कुछ करने को नहीं है, क्या बोर हो रहे हैं, पर हमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मतलब ठीक है, नहीं है, ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं है कुछ करने को, पर एंजाइटी नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी, कंप्लेन नहीं होता था, क्योंकि बोर होना भी एक जीवन का अंग था। अब आदमी बोर नहीं होना चाहता, अरे मैं बोर हो रहा हूँ, गिव मी सब, तो वो जो एंगेजमेंट्स हमेशा होने की, सर वॉशरूम में फ़ोन चाहिए, हाँ वो है कि मुझे उसमें उस समय भी बोल नहीं सकता, ये है बिल्कुल। सो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, आई एम नॉट केमिकल साइंटिस्ट, पर हर चीज़ का बॉडी में एक लिमिटेड वो भी होता होगा, कोटा। बिल्कुल सर, यदि आपका डोपामिन खत्म ही हो जाएगा 25-30 साल में, तो फिर आगे कहाँ से खुशी आएगी? बिल्कुल, क्योंकि वो मिलेगी नहीं आपको, जनरेट ही नहीं होगा, और मुश्किल हो जाएगा जनरेट होना। फाइन सर, अभी मैं घर पे था, तो यही बात, मतलब मेरे कज़न वगैरह सब आए हुए थे, तो कज़न की बच्ची रो रही थी, मैं भी था वहाँ पे, तो मेरी वाइफ जो है वो थोड़ा सा उनके साथ बात कर रही थी। तो हुआ क्या, वो जो कज़न की वाइफ थी, तो वो कज़न से थोड़ी सी बहस कर रही है कि इसको सामान दिलवा दो ना, वो आप जो ये कह रही है। तो वो बोले कि यार देखो, मैं नहीं दिलवाऊंगा इसको, मैं दिलवा सकता हूँ अभी, उसको एक्चुअली में साइकिल चाहिए थी वो बाहर घूमने के लिए, क्योंकि उसके भाई के पास, उसके कज़न के पास थी वो साइकिल। उसने बोला उनको कि भाई मैं ये नहीं दिलवा सकता, क्योंकि मुझे नहीं दिलवाना है अभी राइट नाउ, एकदम से अचानक से उसको ये काम नहीं करना है। वो बोल रही थी उनको कि भाई आपके साथ जब ऐसा होता था बचपन में, हमने तो सुना है कि आपके पापा हर चीज़ एक क्लिक ऑफ द बटन पे दिलवा दे रहे, आपने कहा बटन पे नहीं, मतलब आपने कहा वो ले आते रहे। तो वो एग्जांपल दे रहा था कि देखो वो टाइम और था, अभी टाइम में अगर मैं ये दिलवा दूंगा तो ये आदत पड़ जाएगी, और कहते ही चीज़ दिलवाना ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। डोपामिन सेंटर्स इतने तरीके से डोपामिन नहीं चाहिए बच्चों को, मतलब ये भी मुझे सही एग्जाम्पल लगा कि यार इतना भी ध्यान दे रहे हैं लोग। हाँ कर रहे हैं लोग ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गए, ओवर उनको और वो कई बार पता नहीं पड़ता कि अपने बच्चों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि बच्चे की ज़िंदगी से स्ट्रगल आप छीन लोगे ना,
हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ उसकी स्ट्रगल है, बिल्कुल, जिसको लेकर आप जब 50 साल के हो जाते हैं तो आपको वही चीज़ें याद रहती हैं जिसमें आपने स्ट्रगल की थी। जो स्ट्रगल नहीं की तो याद भी नहीं होगा, किसी को सुनाओगे भी नहीं। आप कल के दिन अपनी आत्मकथा लिखने बैठोगे तो वो चीज़ें तो याद ही नहीं रहेंगी। पार्टी कर रहे थे, फिर क्या हुआ, फिर जोक हुए, हाँ ही हुई, फोटो खींची, चले गए, वो याद तो नहीं रहेंगी। बिल्कुल याद रहे यार उधर गए, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई कि मैं यार 8 घंटे पानी नहीं मिला या 6 घंटे पानी मिला, ये याद रहता है क्योंकि स्ट्रगल, या हमने कुछ ऐसा किया कि कुछ चैलेंज ओवरकम किया। तो ये होना चाहिए लाइफ, यही मेमोरीज। आप सर फिर आप इसमें क्या बताएंगे कि मतलब अगर आपसे इसी पे बात करूं थोड़ा, कि बच्चों को इस स्ट्रगल के लिए जो दिक्कतें आगे आने वाली हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें, इसके लिए कैसे ट्रेन करें? मेरे ख्याल से बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि उनको ये समझ, उनका कन्विक्शन होना ज़रूरी है कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। यदि उनको हो गया है, समझ में आ गया, तो बच्चे को अपने हिसाब से टेक केयर कर लेंगे। हम लोग कई बार पीयर प्रेशर में भी होते हैं। होता क्या है कि समाज में हर आदमी उतना दूरदर्शी नहीं है, उतना एनालिटिक नहीं है, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम एवरेज माइंडसेट को फॉलो कर रहे होते हैं। कोई इतना बैठ के एनालिसिस नहीं करता बच्चों के बारे में, ठीक है हाँ हाँ ही करके उड़ा दिया, फिर भुगतते भी हैं, यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरी बच्चा मेरी बात ही नहीं सुन रहा, वो मेरे अगेंस्ट हो गया है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे पास से जो भी 50 साल से ऊपर आ रहा है, वो मोस्ट ऑफ दोज पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट दिस। तो मैंने कहा आपने, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी से 2 चीज़ें छीन ली थी। पहला स्ट्रगल, आपने सब कुछ दे दिया उसको, तो वो आपकी वैल्यू ख़त्म कर देगा। सेकेंड, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। जब कोई चीज़ आप एफर्ट लगा के अचीव आती है, तो आप उसको रिटेन करते हो, रखते हो कि यार ये चीज़ मैंने अचीव किया, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 5 रुपये हो। ये 2 चीज़ें जरूर होनी चाहिए हर किसी की लाइफ में। चाहे आप छोटी छोटी चीज़ें सिखाते, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, तो उसको टारगेट देता है कि तुम ये अचीव कर लोगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा, या तुम इतने दिन ऐसा करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, या तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हम आधे घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दे देंगे। पर उसने मांगा और दे दिया तो गलत है। यदि आप धीरे धीरे उसको रेगुलेट भी करते हैं, हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, हम सबके समाज, हम इसी समाज में रह रहे हैं और वो पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता ही है, लेकिन आपका वे ऑफ हैंडलिंग अलग हो जाए तो भी हम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सर ये क्या स्कूलिंग सिस्टम भी इसमें मतलब बच्चों के साथ बड़ा नुकसान कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि ऐसी भी थॉट भी आती है कि ये जो नंबर सिस्टम है कि बचपन से ही आपको फर्स्ट आना है, ये सब चीज़ करनी है, ये मतलब ये भी उनकी साइकोलॉजी। सीरियसली आई एम अगेंस्ट दिस। मुझे समझ नहीं आता कि हमें फर्स्ट आना ही क्यों है। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा फर्स्ट आता हूँ, सो व्हाट, यदि वो कर भी लिया मैं। या मैं आपको भी एग्जाम्पल दूँ कि मैं एक बड़ा, लोग अगेंस्ट भी बोलेंगे इसके, लेकिन अभी एक चैम्पियनशिप हुई, स्टेट चैम्पियनशिप में गया, तो बहुत पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा पैशनेट होते हैं कि मेरा मेडल लेके आएगा, मेडल लेके आएगा, और जब वो नहीं लाएगा तो उनके शोल्डर डाउन, ये सब उनकी बॉडी लैंग्वेज, बच्चे के प्रति बिहेवियर, सब कुछ बड़ा, पर बच्चे को लग जाएगा कि यार ये ऐसा हो गया, और फिर वो डिस्कशन भी करेंगे। एक तो है कि बिहेवियर हो गया, दूसरा ओपनली डिस्कशन भी करेंगे कि यार वो ऐसा था क्या, वो ऐसा था, वो इतना अच्छा कर रहा है, तो वो और प्रेशर क्रिएट करता है। तो मैं नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, बट ऐसे टेबल पर खाते समय जब ये डिस्कशन, बच्चे भी बैठे हुए और वो भी इस लेवल तक गया, तो फिर मैंने इंटरप्ट किया। मैंने कहा मान लीजिए ये तो स्टेट ही चैंपियनशिप है ना, वो ले भी आता, सो व्हाट, मेडल ले आता, नहीं तो उसका कैरियर ऐसा हो जाता, फिर वो नेशनल में लेके आता। मैंने कहा चलो नेशनल में भी ले आता, सो व्हाट, अरे तो फिर वो ओलंपिक में लेके आता। मैंने कहा मुझे 4 ओलंपियन के नाम बता दो जो मेडल लेके आए। तो वही पेरेंट्स 4 ओलंपियन के नाम नहीं बता पाए। तो मैंने कहा फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता है भारत में कितने लोगों ने लिए मेडल, जो मीडिया ने दिखा दिया आपको उनके पता है। आप यदि सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव भी करोगे, तब भी जो वो सोसाइटल पैरामीटर ऑफ सक्सेस हैं उसके हिसाब से कुछ रह ही जाएगा। तो ज़रूरत वो किसी और को प्रूव करने की है ही नहीं। इफ एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी डूइंग दैट, इट इज गुड। फिर जीत हार से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा जीत हार टेम्परेरी है। आपने सही कहा कि वो पेरेंट्स आप कुछ भी सोच लिए आगे, क्योंकि वहाँ उसी जिस दिन वो बच्चे को वो गेम में घुसाता है ना, उस दिन उसके दिमाग में सीधा ओलंपिक होता है। तो प्रेशर देख रहे हो कितना ज़्यादा है। यह वो होता है, आप जर्नी को एंजॉय करना बंद कर देते हो।
जबकि हर दिन एक एंजॉयमेंट है। अब नहीं, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम गेम्स का तो पार्टी जीत हार है, तो यदि हम जीतने की इच्छा से नहीं जाएंगे तो फिर क्या हारने की इच्छा से जाएंगे? ऐसा भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेशर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ इंपैक्ट कर जाए। यू शुड डू इट एज ए विटनेस, यू शुड डू इट एज ए, जैसे भगवत गीता में कोट करता हूं कि आप नहीं कर रहे हो, अमित कर रहा है। जैसे ये भाव आ जाता है तो मेरे अंदर एक तो अहम नहीं आएगा, ईगो, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा, ना आपने अच्छा किया ना बुरा किया, ना आप जीते ना हारे, वो तो अमित कर रहा है, मैं उसका रोल प्ले कर रहा हूँ। सो इफ ही इज अचीव, लोग आके तालियां बजा रहे हैं तो इसको मिल रही है, मैं नहीं हूं भाई, मैं तो कल बिल्कुल था भी नहीं, रहूंगा। सही चीज आपने, द मोमेंट यू डू इट, और ये हर जगह रोल प्ले करते। जैसे आप किसी मिनिस्टर के पास गए या किसी ब्यूरोक्रेट के पास गए, तो वो उस पोजीशन को मैं समझ लेता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एरोगेंस, उसका एटीट्यूड, भगा दिया, फाइल फेंक दी, वो तो वो रोल प्ले कर रहा है भाई, वो तो वो है ही नहीं। और जिस दिन वो सीट पे नहीं रहेगा, उस दिन वो एकदम से शॉक हो जाता है कि यार मेरी गाड़ी का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा लोग मेरे को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, कल ऐसे लाइन लगा के हेलो कर देते, आज दिवाली पे कोई आया क्यों नहीं मिलने। ऐसा होता है बिकॉज आप और जिसको आप रोल प्ले कर रहे थे, आप उसमें विभेद कर ही नहीं पाए। सर आपने बिल्कुल सही कहा इस चीज़ पे ना कि पेरेंट्स अपना थोड़ा अपने आप को सेट करें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों पे जो प्रेशर है ना, वो पेरेंट्स की वजह से रहता है। हाँ, वो क्योंकि पेरेंट्स को बात करनी है कि हमारे बच्चे 98% लाएंगे, 99% लाएंगे, वो उस बच्चे को, चाहे वो स्टडी में थोड़ा हल्का है, मतलब उसकी अपनी टैलेंट है अलग कहीं, लेकिन उसको प्रेशराइज करके उस पर फोकस करेंगे कि भाई तुम्हें तो ये काम नहीं करना। तो सर मैं अपने कजिन के यहाँ पे गया तो मैंने देखा उनके बच्चे छोटे छोटे 3 बच्चे और बड़े क्यूट से बच्चे, तबीयत ख़राब हो रही थी 2 की। तो मैं क्या यार तबीयत ख़राब हो गई, बैठ जाओ। सर वो कॉपी लेके बैठे हुए हैं और वो बस पढ़ रहे हैं। और मैंने, उनकी मदर बाहर थी, मैंने पूछा भाई क्या हुआ? हमें ना कल हमें स्कूल जाना है, कल टेस्ट है। यार सर बिल्कुल तबीयत ख़राब, बुखार और हाथ में मतलब टच करके उतना, छुट्टी नहीं है, जाना ही जाना है। मतलब यार मतलब इतना टॉर्चर है, मत करो। सर इसको तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी, लेकिन वो उबर वाला जो सीन था वो आप बता रहे थे, क्योंकि वो कॉल आया था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ वो ज़रूर डिस्कस करेंगे किस तरीके से यहाँ भी फ्रॉड हो रहा है। हाँ, मुझे क्योंकि अभी शो अपना जो रिकॉर्डिंग शुरू की उससे जस्ट पहले कॉल आया, और उस जो बंदा है वो एक MNC में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली एयरपोर्ट से कैब ली, तो मैं बुक कर रहा था तो बुक हो नहीं रही थी और काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो उसके बाद वो जो वहाँ पे बंदा होता है ओला उबर वाला, उसके पास गए और उससे कहा एक कैब मेरी बुक नहीं हो रही, आप हेल्प कर दीजिए। बोले हाँ हो जाएगी। और उसने मेरी नंबर लिया और ये लिया, बोले कैब बुक कर दी। बोले ठीक है बुक हो गई है, और आप नहीं, उसने कहा प्रीमियम बुक कर लीजिए तो मिल जाएगी। ओके सर, एयरपोर्ट पे जो वो बूथ इनके लगे रहते होंगे वहाँ से। तो बोले मैंने कहा कि बाकी नहीं मिले। बोले कोई बात नहीं, आप प्रीमियम कीजिए मिल जाएगी। तो बोले उसने कुछ किया और प्रीमियम बुक करके मुझे दे दी, मेरे नंबर पर मुझे डिटेल आ गया। अब मैं कैब में बैठ के चलने लगा। बोले उसके बाद मैं देख रहा हूँ तो मेरे ऐप में वो बुकिंग नहीं दिख रही है, जबकि उसने मेरी नंबर्स के लिए बुक की है। तो मैंने ड्राइवर से बोला कि भाई ये कैब बुक नहीं हुई है। उन्होंने नहीं देखो हुई है, वो कंफर्म करने लगा नहीं मुझे दिख रही है मुझे, जबकि बोले मुझे वो गूगल मैप दिखा रहा है। तो मुझे लगा ऐसा क्यों कर रहा है, और मैं जानता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम वापस कैब लो, और वो वापस कैब लेके एयरपोर्ट पहुँचा, जबकि ड्राइवर बोला नहीं नहीं हम पैसा मर जाएगा मेरा। बोला मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा, टोल की भी दूंगा, ये भी दूंगा, लेकिन तुम वापस चलो। और ड्राइवर काफ़ी एडमेंट था। बोले जब वापस पहुँचे वहाँ पे तो ड्राइवर मुझे उतरने नहीं दे रहा गाड़ी से कि पहले पैसे दे तब उतरने दूंगा। अच्छा। और मैंने कहा मेरा सामान तो अंदर पड़ा हुआ है ना। तो उस कंडीशन पे उसने माना, और उसके बाद बोले मैं उस बंदे को ढूंढा और उस बंदे से पूछा कि भाई मेरे इसमें तो आपने बुक किया था, क्यों नहीं दिख रहा है? बोले नहीं सर वो हो जाता है, और ऐसा आप एक काम कीजिए, आप कैंसिल कर दीजिए, आप दूसरी कैब कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं बात वो नहीं है, पर आपने किया क्या था ये, और उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? और वो नहीं बता रहा था। बोले लेकिन वो थोड़ा घबराया, और उसने उस ड्राइवर से कहा कि तुम जाओ, साहब का सामान छोड़ दो और मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा, यू डोंट वरी। तो बोले ड्राइवर ने मेरा सामान उतार दिया और वो चला गया। उसके बाद बोले मैंने दूसरी कैब बुक की और आया। बोले दूसरी कैब वाले से मैंने पूछा कि ये क्या सिस्टम है और ऐसा क्यों हुआ था? तो बोले वो दूसरी कैब वाले ने मुझे बोला कि ये लोगों को पर कैब बुकिंग 400 रुपये मिलते हैं। ओके। तो इस चक्कर में वो चाहते हैं कि आप उनके थ्रू बुक कराएं, पर इसमें बोले रिस्क ये है कि वो बुकिंग आपके नाम से या डिटेल से नहीं होती है। ओके, मतलब सर ये उबर के नाम से बुक नहीं, उबर की नहीं, प्लेटफॉर्म उबर का यूज हुआ है। ओके, प्लेटफॉर्म उबर का यूज हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट, हाँ वो ये कुछ ऐसा सिस्टम है कि डायरेक्ट यदि ये लोग कर रहे हैं
तो उनको 400 रुपये मिलेंगे, ऐसा। ठीक है, मतलब जो राइडर होगा उसके नाम से बुक नहीं होगा। हाँ, और अब राइडर के नाम से चूंकि बुक नहीं हुआ है, उस वजह से रिस्क ये है कि यदि वो राइडर को बीच में मना कर दे ड्राइवर कि घर तक नहीं छोड़ूंगा, 1000 रुपये दे, या रास्ते में उतार दे कहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके नाम से तो जैसे सर ऑफलाइन बुकिंग होती है। एग्जैक्टली, ऑफलाइन जाना हो गया है। और हम उबर या ओला पर ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम ओला उबर पर ट्रस्ट करते हैं, हमें उस ड्राइवर से मतलब नहीं है। हमने तो ओला उबर इसलिए की क्योंकि हमें ब्रांड पर ट्रस्ट है, पर ब्रांड तो ओला उबर का यूज़ हुआ है, और फिर हमारे संग ऐसा प्रॉब्लम आ जाए कि वो ड्राइवर रास्ते में उतार दे, तो रिस्क कितना बड़ा है, स्पेशली जब कोई महिला है या बच्चा ट्रैवल कर रहा है और वो कुछ कर ही नहीं सकता, और उसको एक्सप्लॉइट करे, ब्लैकमेल करे। तो बोले इस वजह से इस चीज़ का पता होना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो रहा है, और ये चीज़ ओला उबर तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि एक सिस्टम क्यों है और इसको कैसे रोका जा सकता है। सर एयरपोर्ट पे बंदा आ रहा है, इमरजेंसी में आ रहा है, जल्दबाजी में बैठ गया और फिर उसके साथ कुछ हो गया, निकल लिया और उसके बाद कुछ हुआ इंसिडेंट, तो कई बार लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते। ये छोटा मोटा कुछ हुआ होगा तो 10,000 5,000 के लिए कहाँ चक्कर काटेंगे, और कहीं रास्ते में ऐसी जगह हुआ है तो इस वजह से हो सकता है और भी इंसिडेंट हुआ। फाइन सर, अपनी इस पॉडकास्ट को यहीं पर मतलब इतना ही रखते हैं। एंड आज फिर से हमारी एक लंबी पॉडकास्ट रही, एंड मैं चाहूँगा कि फिर से हम इस सीरीज़ को अपने कंटिन्यू करते ही रहें, और आई होप आप करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एंड आज फिर आपने हमसे कनेक्ट किया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच अयाज भाई फॉर कंटिन्यूइंग दिस, एंड थैंक यू सो मच टू अवर ऑडियंस, दे आर सो लवली। पर थोड़ा सा और पुश कीजिए, मोटिवेशन की ज़रूरत है ताकि हम और जल्दी वीडियो बनाएं। कीप शावरिंग योर लव। थैंक यू सो मच।